हे दिस इज आकाश कंदोई। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी चाहिए सर। कोई कोई कुछ भी अपने को रोक नहीं सकता अच्छे से पढ़ने से। अगर कोई चीज आपको रोक रही है, इसका मतलब सी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सर। अगर सी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं सोच रहा हूँ, तो फिर आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अच्छी चलनी चाहिए सर। ये डिग्री वैसी है ही नहीं जो आपको नॉर्मल पढ़ाई से मिल जाएगी सर। अगर ये वैसी डिग्री होती ना, तो इसका वैल्यू इतना नहीं होता सर। और आसान काम में मजा नहीं आता सर अपने को, है ना। पढ़ाई अच्छी ही चलनी चाहिए सर। तो मैं मान के चलो आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही तो आज से अच्छी करो सर। ऑप्शन नहीं है अपने पास। राइट। चलो ठीक है। अभी तक हमने 3 पार्ट कर लिए इंडेक्स 116 के। पहला पार्ट तो काफी छोटा था, इसमें से बेसिक था। उसके बाद बाकी 2 पार्ट थे 2-2 घंटे वाले। तो रफली हमने करीबन 4.5-5 घंटे का कंटेंट पढ़ लिया है। बहुत सारा कंटेंट पढ़ना बाकी है, लेकिन क्या जस्ट बिकॉज ये इतना बड़ा इंडिया है तो हमको फर्स्ट टाइम इतना पढ़ने टाइम लग रहा है सर? एग्जाम के दिन कैसे रिवाइज होगी ये चीज? राइट। एक बात मैं क्लियर कर दूं, एग्जाम के दिन पे आपको इतना टाइम नहीं लगने वाला। अब हम क्या करने वाले हैं, अभी हम ये बात को समझने के लिए जितना भी कंटेंट पड़ा है, हम पूरा का पूरा कंटेंट अभी क्या करने वाले सर, रिवाइज करने वाले हैं। ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना हो कि सर ये 4.5 घंटे में पढ़ा हुआ कंटेंट कितना टाइम लगता है रिवाइज करने को। मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 मिनट तक आपका पूरा कंटेंट रिवाइज हो जाएगा। मतलब जो चीज में पढ़ने को आपको कम से कम भी करीबन 300 मिनट लगे हैं, वो रिवाइज होने में से 20 मिनट लगता है सर। बट वो 20 मिनट में रिवाइज हो सके, उसके लिए आपने वो 300 मिनट ढंग से देखा होना चाहिए सर। रिवाइज करेंगे, कोई भी कंटेंट में जैसे तकलीफ आती है, कोई भी पॉइंट में ऐसा लगता है कि सर ये रिकॉल नहीं हो रहा, पॉज करना, फटाफट जाके रिफर करना। या तो लेक्चर रिफर करना, या तो मेरे नोट्स में वो पॉइंट फटाफट रीड कर लेना, आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीजें। राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर रिवीजन। चलो। तो हमने इंडेक्स 116 का पहले हम चार्ट देख लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा था स्कोप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट स्किप। उसके बाद था एग्जाम्पशंस फ्रॉम अप्लाइंग इंडेक्स 116। वो बोलता है आपको इंडेक्स 116 अप्लाई करने के लिए 2 एग्जाम्पशन मिल सकते हैं। मतलब ये 2 केसेस में आप इंडेक्स 116 अप्लाई नहीं करोगे तो भी चलेगा। सबसे पहला था शॉर्ट टर्म लीजेस। शॉर्ट टर्म लीजेस मतलब ऐसी लीजेस जिसका लीज टर्म इज लेस देन 12 मंथ। जिसका भी लीज टर्म इज लेस देन 12 मंथ्स, लेस ही कैन ऑप्ट टू नॉट अप्लाई इंडेक्स 116। ऑप्शन अवेलेबल है भाई, एक्सरसाइज करना है तो करो, वरना अप्लाई करो 116। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला था शॉर्ट टर्म लीजेस। दूसरा था लीजेस ऑफ लो वैल्यू असेट्स, अगर आपको याद रहेगा तो। अभी अगर ऐसी कोई भी लीज पे आपने असेट लिया और वो असेट लो वैल्यू का है, तो उस केस में 116 अप्लाई करोगे, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब ये लो वैल्यू कितना वैल्यू है, क्या कोई परसेंटेज टर्म में, अमाउंट टर्म में डिफाइंड है क्या? द आंसर इज नो, इट इज नॉट बीन डिफाइंड। व्हाट इज लो वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया स्टैंडर्ड में। इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट, इट विल डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। किसी के लिए 50,000 भी बहुत हो सकता है, किसी के लिए 2 लाख रुपया भी बहुत लो वैल्यू हो सकता है। राइट। ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्शन है लो वैल्यू लीजेस का, आप लीज बाय लीज बेसिस पे ले सकते हो। इसका मतलब अगर आपने सपोज 2 लो वैल्यू लीजेस में एंटर किया है, तो एक पे अगर आपने ये एग्जाम्पशन अवेल कर लिया, दूसरे पे अवेल नहीं करना चाहते तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। याद रखना, एग्जाम्पशन अवेलेबल है, नहीं अप्लाई किया तो भी चलेगा। आपको चाहिए नहीं, मेरे को तो लीज अकाउंटिंग इसमें भी फॉलो करना है, करो ना, क्या दिक्कत वाली बात है। उसके बाद सेकंड चीज, अगर सपोज आपने लीज पे कोई सेकंड हैंड असेट लिया है, तो उस केस में ये सेकंड हैंड असेट का जो वैल्यू है वो लो वैल्यू में क्लासीफाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको सेकंड हैंड वैल्यू का नहीं, फर्स्ट हैंड का वैल्यू देखना पड़ेगा। मतलब जो आपने असेट लिया है सेकंड हैंड पे, अगर ये नया असेट होता तो फिर इसका वैल्यू कितना होता। उस नए वैल्यू को देखते हुए आपको देखना है कि अभी ये लो वैल्यू में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो नया वैल्यू, नए असेट का वैल्यू फिट नहीं होता, तो ये सेकंड हैंड वाला असेट भी फिट नहीं हो सकता लो वैल्यू के अंदर। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हेड लीजेस कैन नेवर अवेल द एग्जाम्पशन ऑफ लो वैल्यू लीजेस। याद है ये कंसेप्ट था सब लीजिंग का। सपोज मैंने किसी एसेट लीज पे लिया है, मैं लेसी हो गया और मैंने वही एसेट किसी और को लीज पे देता, मैंने सब लीज कर दिया। तो जो हेड लीज है, वो हेड लीज कैनॉट क्लासीफाई दैट असेट एज लो वैल्यू असेट। हाँ, जो सब लीजिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है, सब लीज में जो लेसी होगा, वो इसको क्लासीफाई कर सकता है एज लो वैल्यू असेट। याद रखना ये चीज। चलो ठीक है। उसके बाद अच्छा, आप जो भी एग्जाम्पशन अगर आपने अवेल किया है, तो उसके इसमें अकाउंटिंग कैसे रहेगा? उसके इसमें लीज का अकाउंटिंग नहीं रहेगा नॉर्मल। वो जैसे जैसे अक्रू होगा वैसे वैसे एक्सपेंस इनकम बुक करने वाला अकाउंटिंग चलता रहेगा। ठीक है। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ लीज। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड। हमने करीबन करीबन 2-2.5 घंटे इसी के ऊपर स्पेंड किए सर, डेफिनेशन के ऊपर। राइट। उससे भी ज्यादा हमने स्पेंड किया है। हमने अकाउंटिंग चालू करने के लिए इतना टाइम यहाँ स्पेंड किया है। इंपॉर्टेंट भी है सर स्पेंड करना, नहीं करेंगे तो आगे बहुत तकलीफ हो जाएगी सर अपने लिए। ठीक है। जो भी है, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लीज पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर वो डेफिनेशन मीट करेगा तो ही हम लीज का अकाउंटिंग करेंगे। अब ये हमको सबसे पहले डेफिनेशन चेकअप करना है, इंसेप्शन पे चेक करना होता है। उसके बाद लीज का डेफिनेशन क्या बोलता है? सबसे पहला, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट और ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एन आइडेंटिफाइड एसेट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन एक्सचेंज फॉर कंसिडरेशन। मतलब ये 5 टर्म पढ़ने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत सिंपल, हमको पता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। हम देखेंगे जब भी असेट आप लीज पे दोगे, तो असेट के साथ साथ उसको
कंट्रोल करने का राइट भी जाना चाहिए, जो असेट जा रहा है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, पीरियड ऑफ टाइम मतलब लीज टर्म डिफाइंड होना चाहिए, उसके बाद कंसिडरेशन मतलब लीज पेमेंट्स डिफाइंड होना चाहिए, राइट। अगर ये सारा है तो वो लीज है। अब हम ये पूरे डेफिनेशन को एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, डिस्कस तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहला था इंसेप्शन डेट। इंसेप्शन डेट इज द अर्लियर ऑफ, जिस दिन या तो एग्रीमेंट एंटर हुआ या जिस दिन मेजर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो गए थे, अग्री हो गए थे ओरल या रिटर्न में, उसमें से जो भी अर्लियर होगा वो इंसेप्शन का डेट होगा। इंसेप्शन के दिन पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे डेफिनेशन मीट करता है कि नहीं करता है लीज का। कमेंसमेंट डेट क्या है, कमेंसमेंट डेट वो है जिस दिन से लेसी के पास राइट टू कंट्रोल गया उस असेट को यूज करने का। याद रखना, कमेंसमेंट डेट के दिन अकाउंटिंग शुरू होती है। कमेंसमेंट डेट इज नॉट द डेट व्हेन द लीज पेमेंट्स कमेंस। लीज पेमेंट 2 साल के बाद भी शुरू हो सकते हैं, लीज पेमेंट एडवांस में भी जा सकता है, तो लीज पेमेंट किस दिन पे क्या उससे कोई रिलेशन ही नहीं कमेंसमेंट डेट का। कमेंसमेंट डेट वो दिन है जिस दिन लेसोर ने लेसी को यूज करने का राइट दे दिया है। जिस दिन से लेसी के पास राइट आया वो दिन क्या होगी, कमेंसमेंट डेट होगी, कहानी खत्म। उसके बाद राइट टू कंट्रोल, लीज होने के लिए राइट टू कंट्रोल किसके पास जाना चाहिए, लेसी के पास जाना चाहिए, राइट। लेसी के पास राइट टू कंट्रोल गया तो वो लीज होगा। अब राइट टू कंट्रोल मतलब क्या, सबसे पहला जो भी असेट लेसी के पास जा रहा है, जितने टाइम के लिए कंट्रोल है उतने टाइम के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट सिर्फ किसको मिलना चाहिए, लेसी को मिलना चाहिए, सबसे पहला। दूसरा, उस असेट को उस पीरियड में यूज किस तरीके से करना है वो भी किसके पास होना चाहिए, लेसी के पास होना चाहिए। मतलब मैं उसको दिन में यूज करूं, शाम को यूज करूं, मैं चाहे लीज पे लेकर रखूं, यूज ही नहीं करूं, मेरी मर्जी, लेसी की मर्जी। ये दोनों चीज लेसी की होगी तब जाके राइट टू कंट्रोल लेसी के पास होगा, राइट टू कंट्रोल लेसी के पास होगा तब जाके ये क्या होगा, लीजेस होगा, राइट। अब इकोनॉमिक बेनिफिट लेसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कैसे मालूम पड़ेगा, तो हम चेक करेंगे कि जो भी असेट लेसी ने लीज पे लिया है उससे मिलने वाले जो भी आउटपुट है वो लेसी को मिलना चाहिए, राइट। अगर कोई बाय प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल यूजेज के ऊपर गवर्नमेंट को सब्सिडी देता है तो वो लेसी को मिलनी चाहिए। उसके अलावा अगर असेट लेसी ने सब लीज करके रखा है तो सब लीजिंग के थ्रू उसको जो पेमेंट मिल रहा है वो किसको मिलना चाहिए, लेसी को मिलना चाहिए। अगर ये सारा चीजें लेसी को मिल रहा है मतलब बेनिफिट लेसी को मिल रहा है, बेनिफिट लेसी को मिल रहा है तो कंट्रोल किसके पास है, लेसी के पास है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, असेट को किस तरीके से यूज करना है वो लेसी के हाथ में होना चाहिए, राइट। लेसी के हाथ में है तो वो लीज होगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि असेट को किस तरीके से यूज करना है वो लेसी के हाथ में नहीं है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिफाइंड है। कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिफाइंड है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उस केस में लेसी के पास ही राइट टू डायरेक्ट द यूज है, बराबर। लेकिन सपोज ऐसा है कि असेट लेसी ने लिया है लीज पे, कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइंड है कि आप वो असेट सिर्फ कमर्शियल पर्पज के, सॉरी रेसिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर सकते हो, कमर्शियल पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना। तो उस केस में रेसिडेंशियल पर्पस में किस तरीके से यूज करना है वो राइट लेसी के पास होना चाहिए। प्लीज ये मत बोलना कि अरे कमर्शियल पर्पस तो अलाउड नहीं है, तो अगर लेसी चाहे तो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना तो वो तो अलाउड नहीं रहेगा, तो उस केस में राइट टू डायरेक्ट द यूज तो लेसी के पास हुआ ही नहीं, सर नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के बाउंडेशन में रहकर जो भी राइट है यूज करने का वो लेसी के पास होना चाहिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं कंप्लाई नहीं करके लेसी उसके बाहर उसको यूज करना चाहता है तो, और लेसर उसको रोक रहा है, तो उस केस में प्लीज ये मत बोलना कि राइट टू डायरेक्ट तो यूज लेसर के पास है। लेसर के पास सिर्फ प्रोटेक्टिव राइट्स है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का राइट, अपने असेट को प्रोटेक्ट करने का राइट। अगर लेसर के पास प्रोटेक्टिव राइट्स है तो भी कोई बात नहीं, लेसी के पास ही कंट्रोल होगा, राइट। परफेक्ट, तो ये बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं इन शॉर्ट समराइज करूँ ना इसको, तो ऐसा याद रखना कि राइट टू डायरेक्ट द यूज विद इन द बाउंडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट किसके पास होना चाहिए, लेसी के पास होना चाहिए। ये एकदम लाइन बोलना सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद राइट टू कंट्रोल तो होना चाहिए, लेकिन राइट टू कंट्रोल किस चीज का, एक आइडेंटिफाइड असेट का होना चाहिए। मैंने इसको समझने के लिए आपको एक बेसिक बनिया बुद्धिर लाइन बताई थी। आप उस असेट को पिन पॉइंट करके बोल सकते चाहिए कि ये असेट मैंने लीज पे लिया है, और वो असेट सप्लायर जब चाहे उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, है ना। अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिफाइड असेट है। इसलिए बोलता है असेट आइडेंटिफाइड तब होगा जब वो 2 कंडीशन मीट करेगा। सबसे पहला, वो तो फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सिंपल वाला पॉइंट है ना, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। फिजिकली डिस्टिंक्ट का सिंपल मतलब ये बोलता है कि आप पिन पॉइंट करके बोल सको सर ये वाला असेट मैंने लीज पे लिया। याद है ना अपना एग्जांपल, 5 फ्लोर का बिल्डिंग है, मुझे सेकंड फ्लोर लीज पे थे, तो आप बोल सकते हो ना सेकंड फ्लोर मेरा लीज पे लिया है, तो सेकंड फ्लोर इज फिजिकली डिस्टिंक्ट। आप 5 माले की बिल्डिंग में से एक फ्लोर डिस्टिंक्ट अलग से कर सकते हो उसको, राइट। सेकंड वो बोलता है असेट फिजिकली डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए, और उस फिजिकली डिस्टिंक्ट असेट को सप्लायर जब चाहे तब सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ऐसा होना चाहिए। मतलब सप्लायर शुड नॉट हैव सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स, बिकॉज अगर सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूट करने का राइट है, इसका मतलब आपके पास कोई आइडेंटिफाइड असेट लीज पे नहीं है। सपोज सप्लायर ने आपको बोला कि 5 माला में से कोई भी एक माला आपको लीज पे दूंगा, जब जब मेरा मन करे मैं आपको माला शिफ्ट करवा सकता हूँ, है ना। अपन एग्जाम्पल डिस्कस करता है इसके ऊपर। अगर ऐसा केस है तो उस केस में आपके पास कोई भी आइडेंटिफाइड एसेट नहीं है, राइट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में सॉरी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि सप्लायर सब्स्टिट्यूट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ऑलवेज अज्यूम कि सप्लायर सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, बिकॉज मैक्सिमम केसेस में सप्लायर ऐसा राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा, क्योंकि
इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, एक लेसी को किसी और कमरे में शिफ्ट करने में कॉस्ट जाने वाला है, राइट। तो उस केस में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो आप क्या अज्यूम करोगे, सप्लायर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं है। क्लियर है चीज, ठीक है। उसके बाद लीज टर्म, वो बोलता है ना पीरियड ऑफ टाइम के लिए लीज पे जाना चाहिए, तो लीज टर्म में क्या करेगा, सबसे पहले नॉन कैंसिलेबल पीरियड। उसके बाद अगर लीज में ऑप्शन टू रिन्यूअल है तो उस केस में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन टू रिन्यू एक्सरसाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसको भी गिन लेना अपनी लीज वाले टर्म के अंदर। उसके बाद अगर लीज कैंसिलेबल है आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल 10 साल का लीज है, 7 साल के बाद कैंसिल कर सकते हैं, तो वो एक्स्ट्रा 3 इयर्स को लीज के टर्म में तब गिनेंगे जब वी आर सर्टन दैट वी विल नॉट एक्सरसाइज दी कैंसिलेशन वाला पॉइंट। अगर हम कैंसिलेशन एक्सरसाइज करने वाले हैं तो उस केस में लीज टर्म 10 नहीं 7 इयर्स रहने वाला है। तो याद रखना ऑप्शन टू रिन्यू वाले केस में रिन्यू करोगे तो गिनना, कैंसिलेशन वाले केस में कैंसिल नहीं करने वालों तो वो पीरियड गिनना, राइट, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कैंसिलेबल लीजेस को लेकर, अगर लीजेस कैंसिलेबल है तो उस केस में हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा कि ऑप्शन किसके पास है, लेसी के पास है, लेसर के पास है कि दोनों के पास है। सबसे पहला पॉइंट बोलता है अगर ऑप्शन दोनों के पास है, एग्जाम्पल याद रखना 10 साल का लीज है और कैंसिलेबल आफ्टर 7 ईयर्स है, और अगर ये कैंसिल करने का ऑप्शन दोनों के पास है तो उस केस में लीज टर्म हम कितना मान के चलेंगे, 7 साल का ही मान के चलेंगे, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर लेसी चाहता है कि मुझे कंटिन्यू करना है 7 साल के बाद, फिर भी वो अपने दम पे कंटिन्यू नहीं कर सकता बिकॉज लेसर के पास ऑप्शन है कैंसिल करने का। तो उस केस में लीज टर्म आप इनिशियली कितना मानोगे, 7 साल का ही मानोगे, बिकॉज आप अपने दम पे कंटिन्यू नहीं कर सकते, सामने वाले का भी कंसेंट होना चाहिए, राइट। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इफ ओनली लेसर हैज द राइट टू टर्मिनेट अ लीज, अगर सिर्फ लेसर के पास राइट है तो सबसे पहले मैं लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, ज्यादा जूम हो गया ना। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेसी लीज टर्म कितना मानेगा, सेम एग्जांपल 10 साल का लीज टर्म है, 7 साल के बाद कैंसिलेबल है, ऑप्शन किसके पास है, लेसर के पास है। तो लेसी लीज टर्म कितना मानेगा, लेसी को बाय डिफॉल्ट लीज टर्म कितना मानना पड़ेगा, 10 साल ही मानना पड़ेगा। वाई, 7 साल के बाद का लेसी कैंसिल कर सकता है क्या, नहीं, तो मैं बोलूंगा लेसी इज ऑब्लिगेटेड to take the asset for additional 3 years and to you and also has a right to use the asset for the remaining 3 years provided lessor does not terminate the contract। इसका मतलब लेसर अपने दम पे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा, लेसी तो अपने दम पे कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो अगर लेसी 7 साल के बाद ये सोचता है कि मुझे तो कैंसिल करना है, लेकिन का ऑप्शन उसके पास है क्या, नहीं, इसका मतलब लेसी अगर लेसर चाहे तो लेसी को 10 साल के लिए पेमेंट भी करना पड़ेगा, 10 साल के लिए एसेट यूज भी करना पड़ेगा, तो उस केस में लीज टर्म लेसी कितना मानेगा, 10 साल मानेगा। हाँ, लेसर इसको कितना मान सकता है, 7 साल मान सकता है, प्रोवाइडेड वो देखेगा कि मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ कि नहीं करने वाला हूँ। अच्छा, अगर ऑप्शन लेसी के पास रहेगा तो सेम लॉजिक, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज टर्म 7 होगा या 10 होगा, इट विल डिपेंड कि लेसी कैंसिल करेगा या नहीं करेगा। लेसी अगर कैंसिल नहीं करेगा तो लीज टर्म 10 साल गिनेगा लेसी, अगर लेसी कैंसिल करेगा तो लीज टर्म कितना गिनेगा, 7 साल गिनेगा। सिमिलरली अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें थर्ड वाले केस में, तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लीज टर्म हमको कितना गिनना पड़ेगा, 10 साल गिनना पड़ेगा, right? उसका एग्जांपल भी दिया हुआ, एग्जांपल आप डिस्कस रेफर कर सकते हो। उसके बाद था लीज टर्म फॉर नॉन कंसेक्यूटिव पीरियड, याद है ना आईपीएल वानखेड़े वाला एग्जांपल, जहां जो बीसीसीआई है वो वानखेड़े सिर्फ पूरे साल में सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स के लिए लेता है, तो ऐसा बोला है कि 5 साल तक मैं तेरे से अप्रैल मई जून का वानखेड़े का राइट्स मेरे पास, तो उस केस में आपके लीज टर्म 5 साल नहीं होगा, 3 मंथ्स इंटू 5 ईयर्स होगा, राइट, सॉरी 3 into 5 होगा, दैट विल बी 15 मंथ्स, है ना, याद है ना ये चीज, बिकॉज आपके पास 5 साल यूज करने का राइट नहीं है, हर साल में सिर्फ 3 महीने यूज करने का राइट है, तो आपके पास कितना राइट आया, सिर्फ और सिर्फ 15 महीने का राइट आया। उसके बाद है अगर आपका जो भी लीज टर्म है या परचेज ऑप्शन वाला पार्ट है वो आपका रीअसेस करना पड़ेगा आपको बार बार, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे एस्टिमेशन इन्वॉल्व है ना यार। आप पहले दिन पे बोलोगे मैं रिन्यू का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लूंगा, 2 साल के बाद बोलोगे नहीं मेरे को रिन्यू नहीं करने का है, वो टेनेंट अच्छा नहीं है, तो उस केस में इट माइट डिफर, तो उसको क्या करना पड़ता रहेगा, आपको रीअसेस करते रहना पड़ेगा। रीअसेस किया तो अकाउंटिंग कैसा चलेगा, वो अकाउंटिंग का बात अपन सम करते हुए देखेंगे और नीचे अकाउंटिंग के टाइम पे पढ़ेंगे। उसके बाद था लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स हमको डे वन पे कंप्यूट इसलिए करना पड़ता, डे वन पे भी कंप्यूट करना पड़ता है, एवरी ईयर एंड पे भी चेक करना पड़ता है। डे वन पे इसलिए कंप्यूट करना पड़ता है बिकॉज डे वन पे लेसी का हमको अकाउंटिंग पता है कि वो क्या करने वाला है, आरओयू असर टू लीज लाइबिलिटी बुक करने वाला है। लीज लाइबिलिटी कैसे बुक करेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस, फ्यूचर कैश फ्लोस क्या है, लीज पेमेंट्स है, तो वो लीज पेमेंट कितना रहेगा, वो फ्यूचर कैश फ्लोस कितना रहेगा वो डिटरमाइन करने के लिए, राइट। अब लीज पेमेंट के अंदर क्या क्या आने वाला है, एक तो जो फिक्स पेमेंट है वो, राइट। अच्छा, ये लीज पेमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना पड़ेगा, एक लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकालना पड़ेगा और लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेसर के लिए वो लीज पेमेंट नहीं लीज रिसीट्स होगा, लेसी के लिए वो लीज पेमेंट्स होगा। जनरली दोनों के लिए अमाउंट सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है दोनों के लिए, वो आपने देखा भी था नीचे गारंटीड रेसिडुअल वाले की वजह से डिफरेंट आ सकता है दोनों के लिए, ठीक है। जो भी है लीज पेमेंट्स में क्या क्या आने वाला है, एक तो फिक्स्ड पेमेंट जो प्रॉमिस किया है वो आने वाला है। सेकंड, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, मैंने बताया था इसका एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल आपको दिखने में लग रहा है वेरिएबल है बट इन सब्सटेंस देयर इज सम फिक्स कंपोनेंट, तो जो इन सब्सटेंस फिक्स कंपोनेंट है उसको आपको लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ऐसा बोला है कि जो भी लीज रेंट रहेगा इट विल बी बेस्ड ऑन यूजेज,
और ऐसा बोला अगर यूज नहीं भी किया तो भी मिनिमम 1 लाख तो आपको पे करना ही पड़ेगा, तो उस केस में दैट 1 लाख इज योर फिक्स इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, तो उस 1 लाख को आप क्या करोगे, लीज पेमेंट के अंदर गिनोगे, राइट। अच्छा, जो वेरिएबल कंपोनेंट रहेगा इसके अंदर क्या करने का, उसको वेरिएबल कंपोनेंट जैसे जैसे अक्रू होगा वैसे वैसे प्रॉफिट एंड लॉस में बुक करते हुए चलेंगे। अच्छा, उसके बाद अपने को लीज इंसेंटिव अगर कुछ भी रहेगा तो माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया था माइनस इसलिए करते हैं बिकॉज लीज इंसेंटिव वो है जो लेसर लेसी को पे कर रहा है। जनरली लीज पेमेंट्स लेसी लेसर को पे करता है, बट लीज इंसेंटिव वो है जो लेसर लेसी को पे कर रहा है। क्यों? साइनिंग बोनस वगैरह हो सकता है ना यार, किसी और के पास था वो ऑलरेडी, उसको बोला तू मेरे पास आ मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसा दूंगा, इसलिए हो सकता है, राइट। उसके बाद है वेरिएबल लीज पेमेंट। वेरिएबल लीज पेमेंट्स, लीज पेमेंट्स के अंदर सिर्फ वो वाला गिनेंगे दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। जो इंडेक्स और रेट पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम अक्रूवल बेसिस से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हुए चलेंगे, राइट। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर जो भी इंडेक्स और रेट पे डिपेंड करता है तो लीज पेमेंट में कितना गिनेंगे, डे वन पे हम लीज पेमेंट में डे वन के इंडेक्स के हिसाब से गिनेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 ईयर्स की लीज है और बोला है कि हर साल लीज रेंट रहेगा 1 लाख प्लस जो भी इंडेक्स में चेंज हुआ, फॉर एग्जांपल सीपीआई इंडेक्स, सीपीआई में इंडेक्स में जो भी चेंज हुआ उसके हिसाब से लीज रेंट क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो उस केस में हम इन सब्सटेंस फिक्स सॉरी वेरिएबल लीज पेमेंट के अंदर कितना गिनेंगे, डे वन पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख फॉर 7 ईयर्स गिनेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द इंडेक्स दैट प्रीवेल्स ऑन दी डे वन। तो जनरली इंडेक्स डे वन पे 100 ही रहेगा तो 100 के हिसाब से कंसिडर करेंगे प्लीज। जो रिमेनिंग 7 साल का एस्टिमेट है कि इंडेक्स इतना जा सकता है उतना जा सकता है उसको अपने को कंसिडर नहीं करना है, राइट। सबसे पहले ये चीज। सेकंड चीज, हम हमारा नीचे लिखा था, याद है तुम लोग को, वेरिएबल लीज पेमेंट दैट डिपेंड ऑन एन इंडेक्स और रेट। तो उस केस में इनिशियल मेजरमेंट में हम इंक्लूड करेंगे यूजिंग द इंडेक्स रेट ऑन द कमेंसमेंट डेट। उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हमारा वेरिएबल लीज पेमेंट चेंज होने वाला है? यस। व्हाई? बिकॉज हमने बोला है कि इट विल डिपेंड ऑन इंडेक्स और रेट, अगर इंडेक्स चेंज हुआ तो वेरिएबल लीज पेमेंट चेंज होएगा। तो उस केस में सब्सिक्वेंट में अपने को वो लीज पेमेंट्स रीमेजर करने पड़ सकते हैं, बट इट विल बी रीमेजर्ड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन कैश फ्लोस। इसका मतलब सपोज ऐसा बोला कि आपको जो भी लीज पेमेंट करना है वो 1 लाख तो करना है, 1 लाख प्लस जो भी इंक्रीज डिक्रीज होगा इंडेक्स के अंदर, और ये रीसेटिंग एवरी 2 ईयर्स में होगा। मतलब अगर मैं पूछूं 1 ईयर के एंड पे कितना पे करना, तो वो बोलेगा 1 लाख। फिर बोलेगा ईयर 2 के एंड पे कितना पे करना, तो एवरी 2 ईयर्स में होगा, तो सेकंड ईयर के एंड पे रीसेट होने वाला। तो हम बोलेंगे अभी 2 लाख 1 लाख इंटू सपोज इंडेक्स हो गया 110, तो ऐसा, तो सेकंड ईयर के एंड पे 1 लाख 10,000 पे करना पड़ेगा। जैसे ही आपका कैश फ्लो चेंज हुआ बिकॉज ऑफ रीसेटिंग ऑफ इंडेक्स, तो उस केस में आपको इस दिन पे वापस से क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लोस को रीमेजर करना पड़ेगा, और जो भी इंक्रीज डिक्रीज आएगा उसको हम आरओयू असेट और लीज लाइबिलिटी से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। याद है ना, अपन इसका एग्जांपल देखा था, याद नहीं आया तो फटाफट जाओ बुक खोलो रिवाइज करो या फिर मेरा लेक्चर वापस देख लो, वो वाला पार्ट याद आना चाहिए चीज। क्लियर? रीसेटिंग सिर्फ तभी होगा जब कैश फ्लोज में चेंज हुआ है। उसके बाद ईयर 3 में कितना भरना है, ईयर 3 में अगर 1.1 लाख भरना है, कैश फ्लोज चेंज हुआ क्या, यहाँ से चेंज हुआ क्या, नहीं, तो कुछ नहीं करने का जरूरत। ईयर 4 में अगेन जो भी रेट रहेगा उसके हिसाब से पे करना है अपने को, तो अगेन अपना कैश फ्लोज चेंज हुआ, अगेन जाके क्या करने का, पूरा का पूरा रीमेजर करना पड़ेगा। सबको समझ रहेगा मैंने क्या बोला? परफेक्ट, ठीक है। इसमें अपन ने डिटेल में इतना डिस्कस किया है, मॉड्यूल में तो छोटा सा एग्जांपल देकर छोड़ दिया इसके अंदर, है ना, बट अपन ने तो पूरा अकाउंटिंग डिस्कस के ऊपर ऑलरेडी किया हुआ था। चलो ठीक है। और जो भी वेरिएबल लीज पेमेंट इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करते उसको हम क्या करेंगे, सीधा सीधा अक्रूवल बेसिस पे एक्सपेंस आउट करेंगे। इसका लॉजिक प्योरली यही है कि जो इंडेक्स के ऊपर लिंक्ड है, मैं बोलूँ कहीं ना कहीं 1 लाख तो भरना ही है ना, तो दिस 1 लाख कैन बी कंसिडर एज इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट, इसलिए उसको गिनने बोलते हैं। बाकी जो इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब सेल के ऊपर बेस्ड है, अब सेल कितना हमको क्या मालूम, तो उस केस में उसको वेरिएबल मान के क्या करने का, जैसे सब होगा वैसे वैसे बुक करने का। उसके बाद अगर कोई भी रिन्यूअल ऑप्शन है या परचेज ऑप्शन है लेसी के पास, तो उस केस में वो रिन्यूअल या परचेज ऑप्शन के अंदर जो भी पेमेंट करना पड़ेगा उसको लीज पेमेंट में तभी गिनेंगे जब इट इज रीजनेबली सर्टन की वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाला है। उसके बाद अगर कोई पेनल्टी है टर्मिनेशन पे, तो अगर लेसी को लगता है कि वो सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स के बाद टर्मिनेट करने वाला, तो पेनल्टी को भी क्या करने का, लीज पेमेंट के अंदर गिन लेने का। उसके बाद आता है गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो लेसी लेसर को प्रॉमिस करता है कि आफ्टर द लीज टर्म खत्म होने के बाद इतना तो उस एसेट का वैल्यू पक्का पक्का रहने वाला है, ही गारंटीज दैट वैल्यू टू द लेसर। तो उस केस में जितना भी लेसी ने इसके अंदर लेसर को गारंटी किया है कि सपोज लीज जब एंड होगा तब उसका वैल्यू 70 लाख तो पक्का पक्का रहेगा, और लेसी को पता है कि लीज एंड होने पे वो इतना अच्छे से यूज करेगा ही नहीं कि उसका वैल्यू 70 लाख हो, उसको पता है कि सिर्फ 50 लाख वैल्यू रह पाएगा, तो जो 20 लाख है वो उसको भरना पड़ेगा। मतलब अगर जितना भी वैल्यू गारंटी किया है उतना वैल्यू नहीं आता है, तो जितना भी लेस एक्सेस अमाउंट है वो अपने को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में जितना भी लेसी एक्सपेक्ट करता है पे करने के लिए उतना वो क्या करेगा, लीज पेमेंट्स के अंदर गिनेगा। सिमिलरली लेसोर जितना भी एक्सपेक्ट करता है रिसीव करना लेसी से, वो तो वो गिनेगा ही। उसके अलावा लेसोर को गारंटी किसी थर्ड पार्टी ने भी दिया हो सकता है, याद है ना जैगवार वाला एग्जांपल जहां शोरूम ने भी लेसोर को गारंटी दिया था
कि अगर इतना वैल्यू नहीं हुआ तो हम क्या करें, इतना वैल्यू हुआ तो आप चाहो तो लीज टर्म के एंड पे हमको बेच देना। तो उस केस में लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू सिर्फ लेसी से नहीं किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकती है। तो लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। याद रखना गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू इज एन एस्टीमेट, ये बार बार चेंज हो सकता है, राइट। और उतना ही गिनना जितना आप पे करना एक्सपेक्ट करते हैं, पूरा पूरा मत गिन लेना, बिकॉज इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पूरा ना पे करना। उसके बाद है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। इसका रेलिवेंस क्या है वो अपन जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे तब समझेंगे, बट मैं बता दूं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो भी हमको लीज में एंटर करने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटल एक्सपेंस लगे, फॉर एग्जांपल लीज में एंटर मैंने किसी एजेंट के थ्रू किया और एजेंट को कमीशन दिया, तो वो कमीशन क्या रहेगा आपके लिए, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। तो वो क्या करना है उसका वो हमको पता नहीं है, सर छोड़ दो उसको क्या करना है उसका, बट इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मतलब ऑल द डायरेक्टली एट्रीब्यूटल एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू दी लीजेस। उसके बाद है डिस्काउंटिंग रेट। अब याद है ना अपने को निकालना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो किसी भी फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए रहेगा आपको, डिस्काउंट रेट चाहिए रहेगा। तो वो डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है उसका बात यहाँ डिस्काउंट रेट करना करते, कौन सा लेना है क्या लेना है उसका बात अभी नहीं करूंगा, वापस से जब अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे तभी अपन उसका क्या करेंगे बात करने वाले हैं, राइट। तो ये जो दो पार्ट है उसका अपन डिस्कशन कब करेंगे, जब अपन अकाउंटिंग में जाएंगे। बट याद रखना डिस्काउंट रेट का रेलिवेंस क्या है, डिस्काउंट रेट बस अपने को कैलकुलेशन के लिए चाहिए रहेगा, जनरली एग्जाम में तो डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, बट फिर भी कौन सा लेना है रियल लाइफ में वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था अपना रिवीजन जो अपन इतना पढ़ चुके हैं। देखो रिवीजन कितना क्विक मैनर में हो जाता है, कितना इजीली हो जाता है, तकलीफ नहीं आती है उसके अंदर। एक आध जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, प्लीज जाके पढ़ लेना, रिफर कर लेना। एक बात और याद रखना, एक बार पढ़ के याद नहीं होने वाला, पर आप महारथी नहीं, महारथी होगा उसको भी याद नहीं होगा। एक बार पढ़ के सिर्फ एक ही इंसान को याद हो सकता है, सिर्फ एक इंसान को, वो पता है कौन है, रोबोट मूवी देखे ना, उसको चिट्टी देखे ना, चिट्टी, बस उसको, वो भी पिक्चरों में। रियल लाइफ में भाई अगर तुम रैंचो हो ना तो भी तुमको एक बार पढ़ के याद नहीं होना। रैंचो बोलता है ना काबिलियत के पीछे भागो, है ना, कामयाबी झक मार के आएगी। काबिल बनने के लिए उसने कभी ये नहीं बोला कि एक बार पढ़ के याद हो जाएगा। भाई काबिल बनने के लिए आपको ये चीजें कितनी बार पढ़नी पड़ेगी, 100 बार पढ़नी पड़ेगी सर, तो आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना तो पड़ेगा। आप ऐसा एग्जाम्पल हो ना सर, आप पिक्चर देखने जाते हो, पिक्चर तो वैसे भी एंटरटेनमेंट पर्पस है ना, लेक्चर देखने चल आपको बोर मारता रहेगा यार देखू नहीं देखू, या पका रहा है ये कर रहा है वो कर रहा है, लेक्चर में ऐसा रो रो के देखते रहेंगे अपन, बराबर। पिक्चर तो शिद्दत से देखता है ना। अभी जो आपने रिसेंट पिक्चर देखी, सपोज 2 घंटे की पिक्चर है, 2 घंटे में कितने डायलॉग बोले, क्या सबके सब डायलॉग आपको याद है क्या, है क्या याद, नहीं हो सकते सर याद। हाँ एक आध जो डायलॉग ऐसा रहेगा वो आपको याद रह जाएगा, है ना, वो मैं उसको आती नहीं मेरी जाती नहीं, है ना, आई मी माई सेल्फ, समझा। तो एक आध डायलॉग आपको याद रह जाएगा, लेकिन क्या आपको पूरा पिक्चर का पूरा स्क्रिप्ट याद हो सकता है क्या एक बार सुन के। जब सर आपको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखी गई 100% कॉन्सेंट्रेशन से मूवी याद नहीं हो सकती, तो आपको 2 घंटे के लेक्चर में बोली गई सारी चीजें कैसे याद हो जाएगी सर। और लेक्चर और मूवी में कितना फर्क होता है आपको समझता है ना ये चीज तो सर, है ना। तो ये नोशन में कभी रहना ही मत सर, यार हम एक बार पढ़ेंगे हमारा काम हो जाएगा। अगर आप ये नोशन में हो ना सर, बहुत गलत दिशा में जा रहे हो सर आप, राइट। तो आपको ये नोशन में तो रहना ही नहीं है, आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ते रहना ही पड़ेगा। मल्टीपल कितना है दैट माइट डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, राइट। तो अगर आप एक बार पढ़ के ऐसा सोचते हो ना यार मुझको तो सेकंड टाइम में याद नहीं आ रहा है, भाई किसी को याद नहीं आता है। और अगर नहीं आ रहा है ना तो आप नॉर्मल हो, समझा। बट यस, अगर आपने लेक्चर कॉन्सेंट्रेशन से देखा है तो जब आप रिपीट में सुनोगे ना तब आपको लगेगा हाँ ये तो सुना था, अरे हाँ ये तो समझा था, है ना। कोई पिक्चर दूसरी बार देखेगा तो बोलेगा ना अब ये डायलॉग आएगा, बट डायलॉग कौन सा वो अच्छे से याद नहीं रहेगा दूसरी बार में, हाँ ऐसा बोला था, हाँ ऐसा बोला था। जब पिक्चर 10वीं बार देखेगा ना तो अपने को पता रहेगा अब 10 मिनट के बाद ये वो बोलेगा, उसके रिएक्शन में ये वो बोलेगा, समझा क्या ये चीज। जैसे वो फिर हेरा फेरी का हर एक डायलॉग याद रहेगा, क्या गुंडा बनेगा रे तू, वो उसके पाली पे वो सुखा देता है धोती, तो बोलता है धोती यहाँ सुखाएगा तो बाद में क्या पहने, याद है कैसा, वो एक एक डायलॉग अपने को याद रहता है। वो क्यों याद रहता है, पहली बार में याद नहीं था सर, बार बार देखा तो याद हो जाएगा आपको, है ना। तो इट वर्क्स सेम इन ऑल केसेस। तो अगर आपको पहली बार में याद नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, जब तक याद नहीं होगा तब तक पढ़ते रहो, है ना पे। और निकाल दो ये नोशन, एक बार पढ़ के याद हो जाएगा सर, पढ़ना है बार बार पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। सीए बनना है तो पढ़ लो सर, कोई कोई अवस्था नहीं है। देखो मैं तो सीए बनने के बाद भी पढ़ रहा हूँ तो पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं, जो चीज नहीं चाहिए ना वही अपने पीछे भाग भाग के आती है, सही बात है कि नहीं। चलो ठीक है, ये तो हुआ डिस्कशन। अब आते हैं हमारा जो 116 है उसके कंटिन्यूएशन के ऊपर, करें कंटिन्यू। ओके, हे दिस इज सी आकाश कंदोई। हमने इंडिया 116 के 3 पार्ट ऑलरेडी कर लिए,
3 पार्ट के साथ साथ ये जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपने सबसे पहले एक रिवीजन देखा होगा 20 मिनट्स का, अप्रॉक्स 20-25 मिनट्स का, राइट। उसके बाद से ये वीडियो वापस से कंटिन्यू हो रहा है। उस दिन द रीजन बीइंग ये पार्ट 3 और पार्ट 4 के बीच में इतना गैप भी आ रहा है बिकॉज उसके बाद मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम खराब हो गया था। जिस सिस्टम से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसने मेरा साथ नहीं दिया, जो कि वैसे ही 2020 साल सबको पता है कैसा चल रहा है। उसमें भी भाई कोई घर पे बैठ के थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करने का कोशिश कर रहा है, उसमें भी सिस्टम साथ नहीं देता है ना। जो भी है भाई, ठीक है। तो उसमें फिर क्या हुआ, मेरा रिकॉर्डिंग सिस्टम हाँ काम करना बंद कर दिया लिटरली, मतलब वो मेरे को तो डर लग गया भाई अब मैं क्या कैसे करूंगा। फिर जैसे तैसे जो भी आईटी वाला बंदा मिल सका, उसने जैसे भी मुझे ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह किया, उसके थ्रू फिर मैंने जैसे तैसे सिस्टम वापस चालू करने के पोजीशन में इसको तो कर लिया है। इसलिए मेरा शर्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, चश्मा भी चेंज हो चुका है ना। थोड़े से बाल भी बढ़ चुके हैं इतने नहीं बड़े, 2-3 दिन का ही फर्क है। तो जो भी है, इनकेस किसी ने भी 3 दिन देखा होगा, काफी गैप आ चुका है फोर्थ लेक्चर तक, तो इसलिए मैंने उस दिन पे भी क्या कहता, मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था रिवीजन। तो आपने जो रिवीजन देखा उससे एटलीस्ट आपका जो प्रीवियस जो भी आपने पढ़ा है वो सब आपका रिवाइज हो चुका होगा, राइट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड कि अभी ये पूरा 116 के बाद ही जो भी खराब होना है इसको फिर भाई पहले कुछ तकलीफ ना दे अपने को ये, है ना। चलो ठीक है। तो हम आइडियली 116 के डिस्कशन में थे। हमने 116 का कौन सा पार्ट कर लिया था हम पहले वो देख लेते। एक सेकेंड जरा मैं सिर्फ चार्जर प्लग कर लेता हूँ। तो हमने की कंसेप्ट तक सारे कर लिए थे, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो बोलता है सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझने का ट्राई करना, ठीक है। आपने ऑब्वियसली इंडेक्स 116 के पहले इंडेक्स 115 देखा होगा, राइट। नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, मैं समझाने वाला हूँ, बट देखा होगा तो आपको अच्छा सा बेनिफिट मिलने वाला है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सीन दैट वीडियो, यू ऑलरेडी नो द concepts, at least you remember the concepts. If I try to revise all the concepts you will able to recall everything, right. So अभी सेपरेशन ऑफ लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट्स का हमको पढ़ना क्या है। सपोज ऐसा होता है कि हमने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है ना। एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक से ज्यादा असेट लीज पे ले लिए। कितने असेट ले लिए हैं, एक से ज्यादा असेट लीज पे ले लिए हैं। तो क्या मैं वो मल्टीपल असेट्स जो मैंने एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीज पे लिए हैं, क्या मैं इसको सिंगल लीज ट्रीट करूं, या मेरे को इसका एक मल्टीपल लीजेस ट्रीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा आपको है ना सुना सुना लगेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन 105, सॉरी 115, 105 कहाँ से 115 में हमने डिस्कस किया था। चलो ठीक है, जो भी है, मैं यहाँ डिस्कशन वापस से कंटिन्यू करता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे सर, बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू सबको अच्छे से समझ जाता है, राइट। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज मिस्टर ए के leased how many assets? Two assets. From Mr. GK. Now who is GK? मेरा भाई है ना। पूरा नाम क्या, गोपाल गंधई। जी से नाम शुरू होता, के से खत्म होता, ए के जीके, राइट। ठीक है। मैंने मिस्टर ए के ने मिस्टर जीके से कितने असेट लीज पे लिए, दो असेट। अब वो दो असेट कौन से, ध्यान से सुन लेना। एक था पूरी की पूरी बिल्डिंग, और एक था कुछ इक्विपमेंट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी। एक्सक्यूज, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द लेसर, हु इज द लेसी। तो मैं बोलूंगा क्योंकि मैंने लीज पे लिया तो मैं कौन हो गया, लेसी हो गया। किसने लीज पे दिया है, मिस्टर जी के ने, तो ये कौन हो गया, लेसर हो गया। ध्यान से सुनना, घाई मत करना, आराम से समझेंगे, ठीक है। अब एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने एक ही इंसान से एक से ज्यादा असेट लीज पे लिया है, तो क्या मैं इसको एक सिंगल लीज मानूं, या मैं ऐसा मानूं कि मैंने मल्टीपल चीजें लीज पे ली है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको असेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू असेस वेदर these two assets can be used individually or not। मतलब क्या मैं इन दोनों असेट का बेनिफिट इंडिविजुअली ले सकता हूँ क्या, सबसे पहली चीज। तो आप बोलोगे हाँ सर, हम बिल्डिंग का तो बेनिफिट इंडिविजुअली और इक्विपमेंट्स का भी बेनिफिट इंडिविजुअली ले सकते हैं, राइट। सेकेंड थिंग, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर दे इंटर रिलेटेड। अगेन, इन द context of the contract are they
interrelated. Now you will be very familiar with this because again ये 115 का रेफरेंस है, राइट? ठीक है, तो अगर सबसे पहला चीज, क्या ये दोनों इंडिविजुअली यूज हो सकता है? मैंने बोला हाँ, बिल्डिंग कोई भी एक इंसान अलग से यूज कर सकता है, इक्विपमेंट भी अलग से भाड़े पे लेके यूज हो सकता है. नाउ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन दे बी यूज्ड इंडिविजुअली? द आंसर इज यस. मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में मैंने जब ये असेट लीज पे लिया है तो मैं बिल्डिंग को सेपरेटली यूज कर सकता हूँ, इक्विपमेंट को सेपरेटली यूज कर सकता हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में भी इंटररिलेटेड नहीं है, राइट? ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मीट कर जाती है आपकी, ये दोनों कंडीशन मीट कर जाती है, तो आपको ऐसा ट्रीट करना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीज नहीं, देयर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स. क्या है इसके अंदर? मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, मल्टी नहीं, मल्टीपल लीज. इसका करना क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स कब कब होगा. ये था एग्जांपल नंबर 1, राइट? मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको एकदम पिक्चर माइंड में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगी, राइट? एग्जांपल नंबर 2, सेम चीज. मिस्टर एके ने लीज्ड अ कार फ्रॉम मिस्टर जीके. मिस्टर एके लीज्ड अ कार फ्रॉम मिस्टर जीके. अगेन मैं वापस से बताऊंगा नहीं, लेसिकॉन लेसर कौन, अभी इम्प्लाइड. कार लिया हमने. आइडियली कार इज अ सिंगल असेट, बट अगर मैं बात करूं कार के अंदर भी कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो आप बोल सकते हो एक तो कार की बॉडी होती है ना, कार के टायर्स होते हैं, है ना, वो स्टीयरिंग व्हील होता है, राइट? देयर इज अ स्टीयरिंग व्हील, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देयर आर multiple assets in a single car, multiple components in a single car, right? Now in this case, सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, भूल जाओ कि हमने गाड़ी लीज पे लिया था, ऐसा मानते हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा दिखाया है कि मिस्टर एके ने मिस्टर जीके से कोई गाड़ी लीज पे नहीं ली है. मिस्टर एके ने मिस्टर जीके से बॉडी, टायर, स्टीयरिंग व्हील, ऐसे जितने भी कार है एक एक का कंपोनेंट का नाम देके रखा है ना, ऐसा मानते हैं हम. एक बार के लिए भूल जाते हैं कि हमने कोई गाड़ी लीज पे ली, हम मानते हैं कि हमने गाड़ी के बॉडी, टायर, स्टीयरिंग ऐसा मेंशन किया पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, राइट? ठीक है, नाउ माय क्वेश्चन टू यू, क्या ये मल्टीपल असेट्स को हम एक सिंगल लीज कंपोनेंट मानेंगे या मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स मानेंगे? तो सबसे पहले हम वो दो कंडीशन चेक करने का ट्राई करते हैं. कंडीशन नंबर 1 ये बोलता है कि क्या आप ये असेट्स को इंडिविजुअली यूज कर सकते हैं क्या. मैं अभी पहले वाले कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में चेक नहीं करने का, इन जनरल अपने आप से सवाल पूछने का, क्या whether these assets can be used individually. Now just tell me one thing, if you want, can you use only the body of the car individually? Yes, in very rare cases. अच्छा, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ, इफ यू वांट कैन यू यूज ओनली द टायर्स इंडिविजुअली? हाँ सर, टायर इंडिविजुअली यूज तो कर पाएंगे, प्रोवाइडेड टायर छोड़ के पूरी की पूरी गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है. मतलब मिस्टर ए के टायर को इंडिविजुअली तब यूज कर पाएगा जब टायर छोड़ के पूरी की पूरी एक गाड़ी एक के पास पड़ी है जिसमें टायर अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा, टायर लीज पे ले लेगा और टायर लगा देगा उसके अंदर, है ना? तो हाँ सर, उस केस में तो हम टायर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. सेम इज द केस विद स्टीयरिंग व्हील. अगर मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है मेरे पास, आई ऑलरेडी हैव अ कार जिसमें सिर्फ एक स्टीयरिंग व्हील नहीं है, तो तब हाँ, मैं एक स्टीयरिंग व्हील को मैं इंडिविजुअली लेकर इसको बेनिफिट ले सकता हूँ, राइट? तो हाँ सर, लग तो रहा है कि इंडिविजुअली यूज हो सकते हैं. नाउ सेकेंड कंडीशन, whether in the context of the contract are they interrelated. तो अब मुझे बताओ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में क्या ये इंटरलिंक्ड है कि नहीं है? द आंसर इज यस, बिकॉज मैंने कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक टायर नहीं लिया जहां मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी अवेलेबल है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी की पूरी गाड़ी ली एक तरीके से. तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दीज मल्टीपल कंपोनेंट्स आर व्हाट आर इंटररिलेटेड बिकॉज दे कैन नॉट बी यूज्ड इंडिविजुअली इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में लिया ही इसलिए बिकॉज मैं इस बॉडी के साथ इस टायर को, इस स्टीयरिंग व्हील को साथ में यूज करूंगा. दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. ऊपर वाले केस में मैं तुमको बता रहा हूँ ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, शायद मैं इक्विपमेंट अपने फैक्ट्री में रखने वाला हूँ, बिल्डिंग एज अ ऑफिस बिल्डिंग यूज करने वाला हूँ, राइट?
तो जब भी ये दो, अभी यहाँ तो दोनों कंडीशन मीट नहीं किया ना सर। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि आप असेट को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो इन जनरल, मैंने बोला हाँ इन जनरल तो यूज कर सकते हैं, बट इन वेदर इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कैन दे बी यूज्ड इंडिविजुअली, नॉनसेंस, दे आर इंटरडिपेंडेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर ये इंटरडिपेंडेंट हुए तो उस केस में हम इसको मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स नहीं क्या मानेंगे, एक सिंगल लीज कंपोनेंट मानेंगे। इसका मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि हमने बॉडी लिया है, टायर लिया है, स्टीयरिंग व्हील लिया, हम मानेंगे हमने क्या लिया है, एक गाड़ी लिया है, किस पे, लीज पे लिया है। तो अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट बोलना क्या चाहते हैं, फिफ्थ पॉइंट यही बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देख के बात मत करो। सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाई करने का ट्राई करो कि वेदर देर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स और, सबको समझा ये चीज। तो मैंने दो एग्जांपल लिया, पहले वाले एग्जांपल में मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स था और दूसरे वाले एग्जांपल में मल्टीपल, इट वाज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। अच्छा याद रखना, पहले वाले एग्जांपल में सपोज मैं ऐसा बोल देता कि इक्विपमेंट्स आर डिजाइन, these equipments are designed in such a way कि वो सिर्फ इस बिल्डिंग के साथ ही यूज हो सकते हैं, मतलब वो ऑलरेडी अटैच्ड है बिल्डिंग से, उसको मैं और कोई पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर सकता। तो उस केस में भी आपका आंसर क्या हो जाता कि अब ये मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स नहीं, अब ये क्या है, सिंगल लीज कंपोनेंट। तो देख रहे हो मेरा आंसर कैसे कैसे, जैसे जैसे मैं कंडीशन चेंज कर रहा हूँ वैसे वैसे मेरा आंसर क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है, राइट। तो इट माइट डिफर, बट मैंने कौन सा केस लिया जहां मैं इक्विपमेंट को किधर और यूज करने वाला हूँ, बिल्डिंग को किधर और यूज करने वाला हूँ, राइट। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज। मैंने अब तक बताया नहीं करेंगे कि अपन मल्टीपल लीज में क्लासिफाई करके, सिंगल लीज में क्लासिफाई करके, मैंने आपको सिर्फ अब तक इतना ही बताया कि आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, राइट। ठीक है, तो देखो अपन फटाफट एक बार रीड कर लेते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट माइट कंटेन rights to use how many assets, multiple assets, for example a building and an equipment, multiple pieces of equipment etc। जैसे मैंने multiple pieces of cars लिया था ना, वैसे उस हिसाब से the right to use each such asset is considered as a separate lease component, that means the right to use each such component should be considered as an individual, as a separate component only if both the following conditions are satisfied, both the conditions should be satisfied। सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, सबसे पहला क्या ये इंडिविजुअली यूज हो सकते हैं, तो वही पूछता, द लेसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ द एसेट ईदर ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद द अदर रिसोर्सेज दैट आर readily available with the lessee, and the underlying assets is neither highly dependent or highly interrelated with other underlying assets in the contract, मतलब in the context of the contract these should not be interrelated। दोनों मीट करेगा, मतलब एक तो तुम इसका बेनिफिट अलग अलग से ले सकते हो, प्लस कॉन्ट्रैक्ट के कंटेक्स्ट में भी ये इंटरडिपेंडेंट नहीं है, दोनों मीट करेगा। तो हम बोलेंगे देयर आर हाउ मेनी लीज कंपोनेंट्स, मल्टीपल लीज। ठीक है, आई होप सबको भी क्लियर हो गया ये चीज। वो बोलते हैं वन और बोथ ऑफ दिस क्राइटेरिया आर नॉट मेट, अगर मीट नहीं किया तो उस केस में राइट टू यूज मल्टीपल एसेट्स इज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। जहां जैसे मैंने बोला ना एग्जांपल नंबर 2 में सेकंड वाला कंडीशन मीट नहीं कर रहा था, तो मैंने क्या बोला, इट इज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। कहानी खत्म। सबको इतना समझा क्लासिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्लासिफाई करके करेंगे कैसे, करना क्या है इसका क्लासिफिकेशन करके। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्जांपल नंबर 1 में ले तो लिया कि सर चलो ठीक है मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है, करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा काम है सर। अगर आप ये मानते हो कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देयर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, मतलब हम ये मान रहे हैं कि हमने एक नहीं मल्टीपल असेट्स लीज पे लिए जिसको हम मल्टीपल वे में रिकॉर्ड करने वाले, तो उस केस में जो भी लीज पेमेंट्स है, जो भी क्या है लीज पेमेंट्स है, फॉर एग्जांपल अब हम में मिस्टर ए के ने मिस्टर जी के से जब एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो सुनना कैसे एंटर किया, मैं एक बार के लिए एग्जांपल नंबर 2 को थोड़ा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ दो एसेट थे, सुनना अभी मैं आगे का टर्म्स का बात कर रहा हूँ। बोला था कि हमने बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स दोनों कितने साल के लिए लिया है, हम बोलेंगे हमने दोनों लिया है टोटल पीरियड ऑफ 10 years, ठीक है, ओके। सॉरी ये तो लीज टर्म हो गया ना सर, लीज पेमेंट नहीं, ये तो लीज टर्म हो गया, टोटल पीरियड ऑफ 10 years। अब मैं बात करूंगा किसका सर, लीज पेमेंट्स का। तो उसने ये बोला कि दोनों मिला के आप एक काम करना, पर एनम बेसिस पे कितना पे कर देना, 10 लाख पर एनम पे कर देना, राइट। ठीक है, अब यहाँ कौन है, सबसे पहला है मिस्टर ए के हु इज द लेसी, तो हम बोलेंगे मिस्टर ए के इज द लेसी। अच्छा, डे 1 पे मिस्टर ए के क्या बुक करता है, तो डे 1 पे आप बोलोगे सर मिस्टर ए के तो लेसी है, तो वो क्या बुक करेगा, आर ओ यू असेट टू लीज लाइबिलिटी बुक करेगा।
ये सर कौन से अमाउंट पे बुक करेगा? ये बुक करेगा सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर। अच्छा सर, हमारा कैश फ्लोज कितना है? तो हम बोलेंगे ईयर 1 से लेकर 10 तक हमारा कैश फ्लोज है 10 लाख पर एनम। डिस्काउंटिंग फैक्टर सर दे दीजिए एक, तो मैं बोलता है सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर अज्यूम कर लो। तो आपको करना क्या है? आपको इसको डिस्काउंट करना है 10% पे पर एनम बेसिस पे। तो इतना तो आपको आता होगा ना सर? आता है ना आपको? प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो आना चाहिए सर आपको। नहीं आता है तो भी आपको आना ही चाहिए। मेरे पास अभी कैलसी नहीं है, मैं एक बार जरा कैलसी ले आता हूँ। तब तक आप तब तक आप कंप्यूट करो सर। चलो चलो भाई, कैलसी तो मैं ले आया, आप भी कंप्यूट करना सर। आंसर कितना है आपको? 1/1.10। सर आपको, मैं आपको चाहिए तो फॉर्मूला देता हूँ, उसका फॉर्मूला हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ऑलरेडी करते हैं सर। अगर आपके कैश फ्लोज 10 साल में सेम है तो मैं बोलूंगा 1 to 10 है तो सेम है, तो आप क्या बोलोगे? 10 lakhs इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 10% फॉर हाउ मेनी ईयर्स? 10 ईयर्स। तो सिंपली आप क्या करोगे? 10 साल का एनुइटी फैक्टर निकालोगे। 1/1.10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीटी मारेंगे तो हम बोलेंगे 10 lakhs इंटू 6.145 ले लेते हैं, तो इंटू 10 lakhs, तो आंसर कम्स टू 61.44 lakhs। तो हम क्या करेंगे? 61.44 lakhs आरओयू एसेट बुक करेंगे एंड लीज लाइबिलिटी। जनरली अपन ऐसे ही करते हैं राइट, बट इस केस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे सर। इस केस में आप ऐसे नहीं कर पाओगे। वाई? सबसे पहली चीज, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर हमने सबसे पहले ये डिटरमाइन किया था ये एग्जांपल में कि देयर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स राइट, तो सिंगल लीज कंपोनेंट था नहीं। इसका मतलब सबसे पहली बात, आपको मानना पड़ेगा कि ये बिल्डिंग का लीज अलग है, इक्विपमेंट का लीज अलग है। बिल्डिंग का लीज अलग है, इक्विपमेंट का लीज अलग है, राइट। सेकेंड चीज, आपको ये जो भी लीज पेमेंट है ये सीधा सीधा 10 लाख नहीं बताओगे, आप बोलोगे इस लीज पेमेंट में से बिल्डिंग के लिए कितना, इस लीज पेमेंट में से इक्विपमेंट के लिए कितना। क्यों? क्योंकि हमने जब ऐसा क्लासिफाई कर दिया कि देर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, दैट मीन्स देर आर there is a one contract, there is a one single contract, but we have defined it कि in that single contract there are two assets which are taken on lease, right? Two different assets, so we are considering that to be two different leases। तो हमको जो भी ये 10 लाख का अमाउंट है इसको क्या करना पड़ेगा? बाइफिकेट करना पड़ेगा बिटवीन बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। हमको देखना पड़ेगा कि 10 लाख भले ही चलो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू तो है पर एनम बेसिस पे, बट इसमें से बिल्डिंग के लिए कितना पे कर रहे हैं और इक्विपमेंट के लिए कितना पे कर रहे हैं। तो सर वो कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल सर, ये हम वापस से 105 के रेफरेंस में आएंगे। या था ना स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे। मतलब अगर हम सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग लेते तो कितना वैल्यू में मिलता, और सिर्फ इक्विपमेंट लेते तो कितने वैल्यू में मिलता। फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ बिल्डिंग लोगे तो आपको 8 लाख पर एनम में मिलती थी, और सिर्फ इक्विपमेंट लेते तो आपको मिलता था सपोज 4 lakhs पर एनम, राइट। अगर आप सिर्फ बिल्डिंग लेते तो आपको 8 लाख में मिलती, इक्विपमेंट लेते तो 4 लाख में मिलता। अभी यहाँ दोनों मिला के कितने में पड़ रहा है? 10 लाख में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? 8:4 के रेशियो में बाइफिकेट कर देना। तो हम बोलेंगे 10 इंटू 8 डिवाइड बाई 12, इट कम्स टू 6.67। तो हम बोलेंगे इसमें से 6.67 लाख किसके लिए? बिल्डिंग के लिए, और 3.3 लाख किसके लिए है? पर एनम बेसिस पे इक्विपमेंट के लिए, राइट। इसका मतलब अब जब जहां जनरली लेसी कितने एंट्री मारा था? लेसी एक एंट्री मारा था। अब इस केस में एक एंट्री नहीं आएगी सर, इस केस में एक एंट्री आने वाली है क्या? नहीं। लेसी डे 1 पे दो आरओयू एसेट बुक करेगा। सबसे पहला वो एंट्री मारेगा आरओयू एसेट, ब्रैकेट में बोलेगा ये आरओयू एसेट किसके लिए बुक कर रहा है? बिल्डिंग के लिए बुक कर रहा है, टू लीज लाइबिलिटी। डे ही 1 पे एक और एंट्री मारेगा आरओयू एसेट टू लीज लाइबिलिटी, ये किसके लिए बुक कर रहा है? इक्विपमेंट के लिए बुक कर रहा है, राइट। अच्छा, इसका अमाउंट सर क्या रहेगा? इसका अमाउंट रहेगा 6.6 lakhs into annuity factor of 10% for how many years? 10 years। इसका कितना रहेगा? 3.3 lakhs into annuity factor of 10% for how many years? 10 years। देखो अगर किसी ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई होगी ना, तो दोनों का मिला के आना कितना वाला है? 61.44। सर लेकिन मिला के रिकॉर्ड नहीं करना है, वही तो बात है ना इसके अंदर। सर क्यों नहीं कर सकते मिला के रिकॉर्ड? सर आप समझो, ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैलेंस शीट में एक सिंगल आरओयू एसेट दिखने का मतलब क्या होता है? कि हमने एक सिंगल एसेट लीज पे लिया है। बैलेंस शीट में दो आरओयू एसेट दिखने का मतलब क्या होता है? हमने दो एसेट लीज पे लिए हैं। ये दिखाने वाली बात हो गई, प्रेजेंटेशन वाली बात हो गई ना सर, राइट। फिर सबको समझ रहा है क्या मैंने क्या बोला? तो आइडियली बहुत फर्क तो पड़ जाएगा ना सर, भले टोटल में तो आपका अमाउंट सेम आ रहा है। ऐसे अगर टोटल में अमाउंट सेम आता
तो हम फिर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में सीधा टोटल मार के लिखते थे ना, टोटल करके इतना टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी, कहानी खत्म। बाइफिकेशन दे ही क्यों रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट है, इतने एसेट है, इतने डेटर्स है, इतने क्रेडिटर्स है, बाइफिकेशन दे ही क्यों रहा है आप? तो टोटल मार के लिख देते ना सर, काम नहीं बनेगा, राइट। सो इसलिए वो क्या बोलता है, अगर देयर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, जितना भी लीज पेमेंट रहेगा अगर वो बाइफिकेटेड रेशो में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइफिकेटेड करके देना पड़ेगा। बाइफिकेट कौन से रेशो में करोगे, इन द रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइसेस। सबको समझा गया ये चीज, सब पक्का क्लियर है चीज, ठीक है। अब मैं इसमें एक छोटा सा वेरिएशन लाता हूँ, वेरिएशन तभी देखना तब जब ये क्लियर हो जाए, जब तक ये क्लियर नहीं होगा पहले क्लियर करो फिर आगे बढ़ाना। पक्का बढ़ू आगे वेरिएशन के साथ, अरे हाँ या ना। जस्ट बिकॉज मैं यहाँ अकेला हूँ तुम वहाँ अकेले हो उसका मतलब ये नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो चलेगा। मेरे को एक एक की आवाज सुन रही है, क्योंकि इंसान वैसे भी लॉकडाउन में क्या हो चुका है, पागल हो चुका है, तो उसको वैसे भी आवाज सुनती है, तो मेरे को तो कनेक्शन वैसे ही बैठा हुआ है। चलेगा कि नहीं चलेगा, डिस्कस करूँ क्या आगे? अरे हाँ सर करो ना डिस्कस, देखा सुन गया ना मुझे। चलो ठीक है, मैं आता हूँ भी एक नए वेरिएशन के ऊपर। ये मैं निकाल देता हूँ यार, ये काम का नहीं अपने कुछ, इसकी कहानी अपन खत्म कर देते इधर की इधर ही। चल टाटा बाय बाय हो जाता हूँ, है ना। मैं लिखता हूँ वर्जन 2, V2 मतलब वर्जन 2, नया वेरिएशन, वेरिएशन नंबर 2, सुनना ध्यान से। सपोज ऐसा होता, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है, मिस्टर ए के एंड मिस्टर जी के बीच में है, राइट, है ना। दो असेट लीज पे लिया हुआ है, सुनना कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट बोलता है दोनों असेट का लीज टर्म मिला के टोटल कितना, 10 ईयर्स। लीज पेमेंट्स का बात करता है, एलपी मतलब लीज पेमेंट, सुनना कॉन्ट्रैक्ट सीधा स्पेसिफाई कर देता है कि लीज पेमेंट 10 लाख है per annum for 10 years. Out of this, for building, it is 7 lakhs, and for equipment, it is how much? 3 lakhs. For building, it is 7 lakhs. For equipment, how much it is? 3 lakhs. बराबर कॉन्ट्रैक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया है। अगर मैं बात करूं ये दोनों के स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस के बारे में, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मतलब अगर ये दोनों हम इंडिविजुअली लेते तो कितने में मिलता, तो हमको बिल्डिंग मिलती थी अगेन वो 8 lakhs में, और इक्विपमेंट मिलता था कितने में, 4 lakhs पर एनम के बेसिस पे, राइट। तो इसका तो हमको आंसर आया था जब हम 10 लाख को स्टैंड अलोन के बेसिस पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इधर आता है 6.66, सॉरी 6.7 ले लेते हैं अपन, 6.67 lakhs, और इधर कितना आता है 3.33 lakhs पर एनम। अब सुनना इधर तकलीफ क्या हो रही है सर, इधर तकलीफ क्या हो रही है वो समझने का ट्राई करना, एकदम फील करना तकलीफ को सर, फील करना है अपने को तकलीफ को, ध्यान से सुनना। पहले वाले केस में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट में सीधा बोला गया था 10 लाख का लीज पेमेंट है सर, दोनों मिला के आप 10 लाख पे कर देना लमसम, तो हमको तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स हो, तो हमने क्या किया 10 लाख को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बाइफिकेट कर दिया दोनों के अंदर। वी सेड दैट दिस मच अमाउंट बिलोंग्स टू द बिल्डिंग, दिस मच अमाउंट बिलोंग्स टू द इक्विपमेंट, कहानी खत्म इसकी, राइट। यहाँ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन कर दिया है कि 10 लाख का पेमेंट है, उसमें से बिल्डिंग के अगेंस्ट जीके इज चार्जिंग में हाउ मच, 7 lakhs, और इक्विपमेंट के अगेंस्ट ही इज चार्जिंग में हाउ मच, 3 lakhs, राइट। ये तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया, बट जब हमने सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बेसिस पे देखा कि हाँ 10 लाख का अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बाइफिकेशन करेंगे तो दैट बाइफिकेशन कम्स टू 6.67 एंड 3.33। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग आरओयू एसेट एंड लीज लायबिलिटी, डे वन पे हम क्या करेंगे, हम मतलब लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, ठीक है। डे वन पे लेसी क्या करेगा, डे वन पे लेसी बुक करेगा आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी। आरओयू एसेट पहले किसके रेफरेंस में, बिल्डिंग के रेफरेंस में बात करते हैं। तो अब जब वो यहाँ कोई अमाउंट रिकॉर्ड करेगा तो यहाँ अमाउंट रिकॉर्ड करने के दो अल्टरनेटिव है इसके पास। सबसे पहला वो निकाल सकता है 7 lakhs का 10 साल के हिसाब से एनुइटी फैक्टर ऑफ 10 years एट द रेट 10% के हिसाब से, या तो ये निकाले या फिर 6.67 के हिसाब से ये चीज कंप्लीट करें। माय सिंपल क्वेश्चन टू यू दिस, जब हम आरओयू एसेट इन केस ऑफ बिल्डिंग या इन केस ऑफ इक्विपमेंट बुक करेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस मेंशन की गई है वो कंसिडर करके करेंगे, या फिर हम लीज पेमेंट को स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे बाइफिकेट करके जो अमाउंट आ रहा है उस बेसिस पे हम ये कंप्यूटेशन करने वाले हैं। इन शॉर्ट इसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाए या इसके बेसिस पे कंप्यूट किया जाए। सबसे पहली बात प्लीज मेरे से ये आर्ग्यू मत करना सर टोटल तो सेम आने वाला ना दोनों का मिला के, टोटल वाली बात ही नहीं है ना सर, वो तो ऊपर समझाया आपको, तो वो बुद्धि मत लगाना सर, टोटल तो सेम आने वाला है ना, है ना।
उस हिसाब से असेट लायबिलिटी वैल्यू वाला जीरो जीरो लिखते हैं ना फिर अपन दोनों जगह पे, तो वो दिमाग मत लगाना प्लीज। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन, बिल्डिंग के केस में लीज पेमेंट्स कितना कंसिडर किया जाए? 7 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है, ये मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है वो कंसिडर किया जाए, या फिर जो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस के बेसिस पे कंप्यूट किया है वो कंसिडर किया जाए? सबसे पहली बात, द करेक्ट आंसर इज, आपको हमेशा किसके बेसिस पे कंसिडर करना है सर? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे कंसिडर करना है। व्हाई सो? बिकॉज Ind AS is based on a very important concept of substance over form sir। लीगल फॉर्म क्या बोलता है? 7 लाख इसके लिए, 3 लाख इक्विपमेंट के लिए। सब्सटेंस में जब हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे निकाल रहे, हमको पता है उसके लिए उतना नहीं है। वाई? किसको कंफ्यूजन है ना, मैं भी कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। सर सपोज ऐसा बोलता, सुनना कॉन्ट्रैक्ट कैसा बोलता है अभी। कॉन्ट्रैक्ट बोलता है 10 लाख का लीज पेमेंट है, पूरा का पूरा लीज पेमेंट किसके अगेंस्ट? बिल्डिंग के अगेंस्ट, इक्विपमेंट फ्री, ऐसा बोल दिया। अगर कोई बोल रहा था कि नहीं सर ये तो आपने गलत बोल दिया, ये तो हम मानते ही नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया, जब मेंशन किया तो क्यों नहीं ले रहे हो? ठीक है ले लो। अब कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि जो लीज पेमेंट है इट इज कंप्लीटली अगेंस्ट बिल्डिंग, इक्विपमेंट के अगेंस्ट जीरो। तो क्या आप ऐसा बोलते क्या फिर कि काम करो सर, जो भी आया 10 लाख अगेंस्ट उसके आया है, और इक्विपमेंट के अगेंस्ट तो अपन ये चीज बुक ही नहीं कर पाते? क्यों नहीं बुक कर पाते सर? बिकॉज कितना बुक करते भाई, जीरो पे आता। क्यों? आपने तो ये बोला ना 10 लाख का लीज पेमेंट इज कंप्लीटली अगेंस्ट बिल्डिंग, तो इक्विपमेंट के अगेंस्ट इज जीरो। जीरो को 10 साल क्या 100 साल तक डिस्काउंट करो, एट द रेट 10%, आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा सर। तो क्या उस केस में आप ये बोलते क्या सर कि नहीं नहीं आपने को तो कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया वो लेना चाहिए? गलत। अपने को हमेशा जाना है सब्सटेंस के ऊपर। सब्सटेंस बोलते हैं कि भाई दिखाने का फ्री है, आइडियली तूने इसके अंदर भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो पैसा लिया है, लिया ही है। सपोज मैं तुमको कल को ऐसा बोलूं कि भाई तुम मेरा लेक्चर्स खरीदो पेन ड्राइव का, बुक्स फ्री, बुक्स का तुमको फिजिकल फॉर्म फ्री मिलेगा। कोई तुम खाना खाने गए किधर, बोला डोसा खा, डोसा लेगा तो चटनी और सांभर फ्री। अरे गधे, वो डोसे के अंदर ही तुमसे पैसा वसूल कर रहा है ना चटनी सांभर का। मैं अगर लेक्चर बेचा तो लेक्चर के अंदर ही तुमसे बुक का पैसा वसूल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो बात समझो, तो नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड सर, नथिंग इज फ्री, है ना? सिर्फ प्यार, प्यार उसके बदले में भी प्यार चाहिए ना, वो भी फ्री नहीं है सर, वो भी छोड़ दो, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन हो गया उसके अंदर। तो समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं आप? आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? तो हम सर बेसिकली क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जो भी दिया गया इट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट फॉर अस, वी विल ऑलवेज गो ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म के बेसिस पे हम क्या करेंगे? बाइफिकेशन करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? ठीक है, खत्म, खत्म हो गया, बस इतना ही था। ये वाला आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग मल्टीपल लिस्ट कंपोनेंट्स। अच्छा सर सिंगल लिस्ट कंपोनेंट होता तो, जो अपना एग्जांपल नंबर 2 था जहां अपन ने बॉडी लिया, कार लिया, तब तो झमेला ही नहीं है ना सर? तो झमेला ही नहीं है। क्यों झमेला नहीं है? क्योंकि एक सिंगल लीज कंपोनेंट है, एंट्री क्या मारना है? आरओयू टू लीज लायबिलिटी, एक ही एंट्री मारनी है। तो जितना भी लीज पेमेंट है वो पूरे कंसेप्ट पूरे के पूरे लीज पेमेंट लीज कंपोनेंट का अगेंस्ट है, कहानी खत्म हो गई ना उसकी सर, है ना? ठीक है, तो इसका सर अभी समराइजेशन बता दो, समराइजेशन क्या है? तो समराइजेशन इज आइडेंटिफाई करना कि एक कॉन्ट्रैक्ट में सिंगल लीज कंपोनेंट के मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है। मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है तो अपने को लीज पेमेंट को बाइफिकेट करना पड़ेगा बिटवीन दोस मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स। बाइफिकेशन कैसे करेंगे? एक तो हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी बाइफिकेशन दिया हुआ है, ऑलवेज इग्नोर दैट बाइफिकेशन, बराबर, ऑलवेज टेक द बाइफिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। अच्छा सर अगर ऐसा हो जाता, अच्छा मैं वापस ओरिजिनल वाले पे आ जाओगे एक से, चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, नहीं चलेगा मत चल। देखा ये सब तकलीफ देते ना यार इन लोग, यार ये सिस्टम, दुआ करो मेरा सिस्टम ढंग से काम कर ले यार। ये क्योंकि अभी ये खराब हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा फिर। चल गया भाई सब। हाँ, अपन आ जाते हैं अपने ओरिजिनल वाले पे। राइट, ठीक है। अच्छा सर अगर ऐसा होता कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है तब भी क्या हम कॉन्ट्रैक्ट वाला प्राइस ले सकते हैं क्या? स्टैंडर्ड बोलता है अगर स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं है ना,
तो सबसे पहले अगर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है तो एस्टिमेट करने का ट्राई करना है, राइट। हम एस्टिमेट कैसे किया जाए सर, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस एस्टिमेट कैसे करना है वो हम 115 ऑलरेडी सीखते हैं, इसलिए मैंने 115 पहले पढ़ा है, 116 बाद में पढ़ा था। तो स्टैंड अलोन बेसिकली इतना याद रखो कि एस्टिमेट करने का उसको, है ना। अगर डायरेक्टली नहीं मिलता तो एस्टिमेट करेंगे, एस्टिमेट करके भी नहीं मिलता है तब तुम फिर लास्ट वर्स्ट केस नोट डाल के आ जाना कि भाई कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हमने अज्यूम किया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस दिया हुआ है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो में होगा। बट ये रेशियो तुम्हारे लिए लास्ट रिसोर्ट रहेगा, मतलब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा तब जाकर ये यूज करना। When nothing is left, then use this option. Otherwise, you have to go with the bifurcation with standalone selling prices. गया गया जाना चाहिए फिर, ठीक है। आपको लिखना है तो आप कॉपी कर सकते हो प्लीज, अगर कुछ मैंने मिटा दिया ऊपर नीचे तो आप रिवर्स जाकर कॉपी कर लेना, है ना, ठीक है। पक्का इतना समझा सबको, ठीक है। सर ये बाइफिकेशन करना है वो कहाँ लिखी है चीज, ये नीचे लिखी है इधर, एलोकेशन ऑफ कंसिडरेशन इन द, है ना। वहाँ अपन आएंगे, सी वाले पॉइंट को मैंने जानबूझ के पढ़ा नहीं बिकॉज पहले मुझे बी वाला पॉइंट पढ़ना है। देखो है बहुत छोटे छोटे पॉइंट, मैं एकदम डिटेल में जाके डिस्कस कर रहा हूँ। डिटेल मतलब कैसा हो गया, सपोज एक दरिया है, एक दरिया में सपोज एक मोती गिर गया है, तो एक तो तरीका है कि आप दरिया के ऊपर से तैर तैर के निकल जाओ, एक तरीका है कि आप वो दरिया में घुसो, उस मोती को पकड़ के बाहर लेकर आओ। अपनी पढ़ाई वैसी होती है, दरिया में डुबकी मारने का, वो मोती को पकड़ के जितना भी डीप है उतना डीप जाके वो मोती को निकाल के लाने का, वो अपनी पढ़ाई होती है। हमेशा हमेशा रखना, कंसेप्चुअली क्लियर होना है तो उसी वे में पढ़ाई करना पड़ेगा। देखो सर अपन ने भले ही इसको पढ़ने में टाइम दे दिया रहेगा, बट रिवाइज जब करोगे ना फिर इट, ये रिवाइज करने में सर 2 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं, 2 मिनट से ज्यादा पढ़ने में लगे होंगे 20-25 मिनट, रिवाइज ऐसे हो, राइट, ठीक है। यार एक तो इतने बाल बढ़ गए ना, क्या बोलो, चलो इसकी बाल की बात बाद में करेंगे, छोड़ो यार। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल नंबर 2। मिस्टर एके leased one Jaguar from Mr. AT। हमने क्या किया, एटी सर से उनकी जैगवार क्या ले ली, लीज पे, किस पे ले ली सर, लीज पे ले लिया आपने, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं सर बता दो लेसी कौन, तो आप बोलोगे एके लेसी है, लेसर कौन, एक एटी लेसर है, राइट। इसमें असेट कौन सा है, इसमें असेट जैगवार है, राइट। इसमें सिंगल लीज कंपोनेंट है, मल्टीपल लीज कंपोनेंट, तो आप बोलोगे सर इसमें सिंगल लीज कंपोनेंट है। राइट, तो यहाँ तो कुछ कहानी खत्म हो गई यहाँ तो। अब मैं आपको बोलता हूँ सर कि एटी सर ने मुझे जैगवार के साथ साथ एक और चीज दी थी, वो थी ड्राइवर। एटी सर ने बोला, मैंने एटी सर को बोला सर जैगवार चलाने आती तो काम बात ही क्या थी, और जैगवार मालिक खुद चलाए, ऐसा थोड़ी ना होगा, हम तो रखेंगे क्या, ड्राइवर। तो आप मुझे ड्राइवर भी क्या करो, लीज पे दे दो। तो एटी सर ने मुझे अभी यहाँ जैगवार के साथ क्या दिया है, ड्राइवर दिया है, ठीक है। माय क्वेश्चन टू यू इज, इसके अंदर कितने लीज कंपोनेंट है, सिंगल लीज कंपोनेंट की मल्टीपल लीज कंपोनेंट, तो हम बोल देंगे अब तो एक तो सर ने मुझे जैगवार दिया है और सेकंड मुझे क्या दिया है, ड्राइवर दिया है। जैगवार इज अ लीज कंपोनेंट, डन। ड्राइवर इज नॉट अ लीज कंपोनेंट, व्हाई, भाई तुमने किसी इंसान को अगर लिया है गाड़ी के साथ तो वो इंसान क्या तुमने लीज पे लिया है क्या, क्या ये ड्राइवर असेट हो सकता है कभी भी, क्या क्या ये ड्राइवर कभी भी कोई असेट हो सकता है क्या, नो। ह्यूमन रिसोर्स कैन नेवर बी एन असेट फॉर अ कंपनी। असेट है वो सेंस में, बट बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करने वाला असेट नहीं है। तो याद है लीज का डेफिनेशन क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, राइट टू कंट्रोल होना चाहिए, हाँ इस ड्राइवर के ऊपर कंट्रोल तो अपना रहेगा, लेकिन क्या ये ड्राइवर एक आइडेंटिफाइड असेट है क्या, द आंसर इज नो। तो यहाँ मैंने एटी सर से जैगवार के साथ जब ड्राइवर लिया तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैंने मल्टीपल लीज कंपोनेंट में एंटर किया, मैं बोलूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जैगवार अपन ने लिया है दैट इज अ लीज कंपोनेंट, बट जो ड्राइवर हमने लीज पे लिया है ये ड्राइवर इज अ
नॉन लीज कंपोनेंट। मतलब इस केस में हमने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक लीज कंपोनेंट लिया है और एक नॉन लीज कंपोनेंट लिया है। सर हमको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये नॉन लीज कंपोनेंट है? जब भी आप कोई आइडेंटिफाइड असेट के साथ कोई गुड्स या सर्विस लेते हो, जैसे अभी ड्राइवर उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे एक तरह से सर्विस प्रोवाइड किया है। सर्विस प्रोवाइड करना क्या नेवर बी ए लीज, बराबर। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे साथ एफआर सीखने के लिए 2 साल के लिए ज्वाइन हो गए, मैंने आपको बताया कि मैं 2 साल तक आपको एफआर पढ़ाऊंगा, तो क्या आपने मुझे लीज पे ले लिया? क्या आपने मेरी सर्विस ली है? सर सर्विस लेना इज नेवर ए लीज। समझ रहे हैं मैं क्या बोला? सपोज आपने मुझे बोला घर पे आके रहे मेरे को पढ़ा 2 साल तक, तो क्या आपने मुझे लीज पे ले लिया? क्या नहीं ना सर, मैं वही बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कंपोनेंट तो है, बट उसमें से एक कंपोनेंट क्या है, लीज कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट क्या है, नॉन लीज कंपोनेंट है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। तो उस केस में क्या होगा, अब ये जैगवार कितने साल के लिए लीज पे ली थी, तो मैं बोलूंगा लीज टर्म इज लेट्स से 5 years, बराबर। लीज पेमेंट्स इज लेट्स से 10 lakhs पर एनम। उन्होंने मेरे से कंबाइंड अमाउंट चार्ज किया, जैगवार विद ड्राइवर प्रोवाइड करने का अमाउंट चार्ज किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 10 lakhs उन्होंने क्या मेरे से सिर्फ और सिर्फ लीज कंपोनेंट के लिए चार्ज किया है कि लीज प्लस नॉन लीज के लिए चार्ज किया? तो आप बोलोगे सर ये तो उन्होंने चार्ज किया लीज प्लस नॉन लीज कंपोनेंट दोनों के लिए, लीज के लिए भी चार्ज किया है, नॉन लीज के लिए भी चार्ज किया, राइट। तो इस केस में करना क्या, अगेन जो अपन ऊपर सीखा, हमको इस अमाउंट को बाइफिकेट करना पड़ेगा इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ गाड़ी लेते तो हमको कितने में पड़ती, 9 लाख पर एनम में पड़ती। और सिर्फ अगर कभी भी कोई ड्राइवर देता है एज अ सर्विस तो वो 3 lakhs पर एनम चार्ज करता है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल, राइट। 3 lakhs पर एनम। तो अगर हम इस स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस बाइफिकेट करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, 10 lakhs इंटू 9 लाख डिवाइड बाई 12 lakhs। रेशो में किया तो कितना आएगा आंसर, 7.5 lakhs। और इसका आंसर कितना आएगा आपके लिए, 2.5 lakhs पर एनम, पर एनम, राइट। इसमें फर्क ये था कि ऊपर वाले एग्जांपल में देयर वर टू लीज कंपोनेंट्स, तो हमने क्या किया, लीज पेमेंट को दोनों लीज कंपोनेंट में बाइफिकेट कर दिया। यहाँ एक लीज कंपोनेंट है, यहाँ एक नॉन लीज कंपोनेंट है। नॉन लीज कंपोनेंट जो भी आपको गुड्स या सर्विस मिलने वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन लीज कंपोनेंट बोलेंगे, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज करनी पड़ेगी, बस फर्क कितना रहेगा, यहाँ जो बाइफिकेशन हो रहा है वो लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट के अंदर हो रहा है। अब इसका अकाउंटिंग कैसे होएगा सर, डे वन पे सबसे पहला क्वेश्चन, हम कितने आरओयू एसेट बुक करेंगे, एक या दो? वापस से पूछता हूँ, डे वन पे हम कितने आरओयू एसेट बुक करेंगे इस एग्जांपल के रिलेशन में, एक या दो? द आंसर इज ऑब्वियसली वन। व्हाई? बिकॉज लीज कंपोनेंट कितना है, वन। तो लीज का अकाउंटिंग किस पे, कितने कंपोनेंट पे अप्लाई होगा, एक पे। तो लीज का अकाउंटिंग सिर्फ इस पे अप्लाई होगा। तो हम एंट्री क्या मारेंगे, हम एंट्री मारेंगे आरओयू एसेट अकाउंट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी, राइट। अमाउंट कैसा रहेगा इसका, हम बोलेंगे कितना है इसका, 7.5 lakhs इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ हाउ मेनी ईयर्स, 5 years एट द रेट, अज्यूम करते हैं डिस्काउंटेड कितना है, 10%। तो प्लीज निकाल लेंगे एक बार, 1 डिवाइड बाय 1.10, 1 2 3 4 5 GT इंटू 7.5, द आंसर कम्स टू 28.43, 28.43, एज सिंपल एज दैट। नाउ क्या डे वन पे और कुछ भी हम बुक करेंगे क्या, द आंसर इज नो। डे वन पे ड्राइवर के रिलेशन में कुछ भी एंट्री आने वाला है क्या, द आंसर इज नो। तो सर ये ड्राइवर का अकाउंटिंग कैसे रहेगा, सर इसका अकाउंटिंग हम जब कोई भी नॉर्मल सर्विस लेते हैं तो हम किसी भी सर्विस में जो पेमेंट करने वाले उसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं सर, क्या हम उस सर्विस के रिलेशन में कोई आरओयू असेट लीज लाइबिलिटी बुक करते हैं क्या, द आंसर इज नो। जैसे जैसे सर्विस अक्रू हुई, जैसे जैसे सर्विस के ऊपर पेमेंट अक्रू होगा वैसे वैसे बुक करेंगे। तो बस इसके अंदर भी अकाउंटिंग आपको ऐसी करनी है। मुझे बताओ ड्राइवर के रिलेशन में सबसे पहला पेमेंट अक्रू कब होता है, अक्रू पे कब करना है ये नहीं पूछा, अक्रू कब होता है? तो डिपेंड ना सर, अब कंपनी अकाउंटिंग कैसे फॉलो करता है, कंपनी मंथली बेसिस पर अकाउंटिंग करता है, क्वार्टरली बेसिस पे करता है कि एनुअल बेसिस पे करता है? मैं एक बार के लिए अज्यूम करता हूँ कंपनी कैसे अकाउंटिंग करता है, एनुअल बेसिस पे अकाउंटिंग करता है। तो क्या होगा एंट्री, हम ईयर वन के एंड पे एंट्री मारेंगे। अभी ड्राइवर मुझे मिला है तो मेरे लिए ड्राइवर को पेमेंट करना इज एन एक्सपेंस, राइट। तो मैं एंट्री मारूंगा ड्राइवर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू। या तो मैं अगर तुरंत ईयर वन के एंड पे ही पेमेंट करा तो कैश बोल दूंगा, या फिर मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बुक कर लूंगा। अमाउंट विल बी हाउ मच, 2.5 lakhs, 2.5 lakhs। आपको समझ रहे कैसे होने वाला है, तो क्लियर क्या है चीज, ठीक है। इन शॉर्ट
हम मानेंगे कि ये जो बिल्डिंग का जितना भी, सॉरी बिल्डिंग नहीं, जितना भी कार के अगेंस्ट पेमेंट है, इट इज ओनली 7.5 लाख। इसका मतलब जब भी आप लीज लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो रीपेमेंट अक्रू करोगे ना, अपने आप को रीपेमेंट रिसीव करोगे ना, तो आप 10 लाख माइनस मत करना, आप 7.5 लाख माइनस करना। मैं बता दूं एक बार आपको इसका कैसा रहेगा आरओयू का, आरओयू नहीं सॉरी लीज लाइबिलिटी का ईयर 1 के एंड पे अमाउंट कैसे आएगा। हम बोलेंगे ईयर 1 ओपनिंग, ओपनिंग कितना था, हम बोलेंगे सिंपली इट वाज 28.43, फिर हम बोलेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 10%, तो इट विल बी 2.843, फिर हम लेस करेंगे रीपेमेंट। तो याद रखना यहाँ रीपेमेंट 10 लाख माइनस मत कर देना, यहाँ रीपेमेंट कितना माइनस होएगा, ओनली 7.5 लाख। इट इज एज सिंपल एज दैट। रिमेनिंग 2.5 लाख, रिमेनिंग 2.5 लाख क्या मैं पे करने वाला हूँ, तो आंसर इज यस, बट वो मैं इस लीज लाइबिलिटी के अगेंस्ट पे नहीं कर रहा हूँ, वो तो मैं ड्राइवर एक्सपेंस के अगेंस्ट पे कर रहा हूँ ना, तो उसको मैं अकाउंटिंग अलग से करूंगा, उसका मैं टू कैश 2.5 लाख अलग से करूंगा, जब भी पे करूंगा तो आउटस्टैंडिंग बुक करूंगा, जब पे करूंगा तब उसको कैंसिल ऑफ कर दूंगा कैश। आपको समझा अपन कैसे करेंगे, आपको समझ रहेगा क्या करेंगे, मैंने 7.5 के लिए पक्का समझा नहीं, समझना भी चाहिए, इतना तो कॉमन से समझना चाहिए, ऊपर से इतने प्यार से समझा रहा हूँ, समझना ही चाहिए सर। क्लियर ये चीज, पक्का समझा गया ये चीज, ठीक है। आ जाओ फटाफट पढ़ते रीड करते, इट वाज वेरी सिंपल। आप चाहो तो ये एग्जांपल अगेन कॉपी कर सकते हो। नंबर 1 था जैगुआर, नंबर 2 था ड्राइवर, है ना, नॉन यूज। इट्स वेरी सिंपल यार सर, आपको अगर बेसिक अकाउंटिंग समझता है ना सर, डेबिट क्रेडिट अगर आपको आता है, what comes in what goes out, who is the receiver, who is the giver, expenses and losses debit, incomes and receipts gain, अगर इतना चीज आती है अपने को तो अपना काम बहुत आसान हो जाता है। राइट, चलो ठीक, आप फटाफट कॉपी कर लेना, अगर मैं जल्दी आ गया तो प्लीज पॉज करके कॉपी कर लेना। उसके बाद हम आते इधर, सेपरेटिंग लीज कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन लीज कंपोनेंट। ध्यान देना, देयर मे बी कॉन्ट्रैक्ट्स कंटेनिंग अ लीज coupled with an agreement to purchase or sell other goods or services, जैसे मेरे केस में क्या था, सर्विसेज, इट कैन बी गुड्स आल्सो। such other goods or services may be what, may be non lease components. The non lease components are identified and accounted for separately from the lease component in accordance with other standard। मतलब वो जो भी एक्सपेंस का स्टैंडर्ड होता है, जैसे अभी इस केस में ड्राइवर का एक्सपेंस, वो तो अपन नॉर्मल अक्रूवल बेसिस पे फॉलो करते हैं ना। सिमिलरली जो लेसोर है, जो ड्राइवर के अगेंस्ट पैसा रिसीव कर रहा है, वो तो 115 अप्लाई कर देगा उसके ऊपर, राइट, 115 के तहत वो रेवेन्यू बुक करता हुआ चलेगा। तो वो बोलता है कि बेसिकली जो भी वो गुड्स एंड सर्विस को स्टैंडर्ड डील करता है, उस स्टैंडर्ड के अंदर लेके चले जाना उसको, है ना। Example, a supplier may lease a truck and also provide a driver. Only the use of truck is considered a what? Lease. तो यहाँ तक समझो कि मैंने यहाँ तक ही पढ़ा है, आगे का नहीं पढ़ा। पक्का क्लियर ये चीज, अगर इतना समझता है तो मैं फिर एक और पॉइंट डिस्कस करता हूँ नीचे आकर। समझते हैं ये चीज, चलो ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अ न्यू वर्जन ऑफ इट। एडजस्टमेंट डिस्कस करो बेसिकली यार, ध्यान देना, इसी के अंदर होगी तो यही पॉइंट के अंदर। सपोज ऐसा हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। सपोज मैं लेसी था मिस्टर ए के, मैंने क्या क्या चीजें लीज पे ली वो देखना अभी। अब मैंने एक बिल्डिंग लिया, मैंने एक इक्विपमेंट लिया, या मैं बोल दूं मैंने एक कार ली, और मैंने इसके साथ भी क्या लिया, ड्राइवर भी लिया। मतलब इस केस के अंदर देर आर, और मैं बोलता हूँ कि बिल्डिंग एंड कार कैन बी यूज सेपरेटली एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो दे आर नॉट इंटर रिलेटेड। मतलब ये दोनों सेपरेट लीज कंपोनेंट है, तो मैं बोल दूं दिस इज लीज component number 1, this is lease component number 2, and this is a non lease component। अगर मैं आपको बोल दूं कि टोटल जो भी लीज पेमेंट चार्ज किया गया है, इट इज लेट्स से 20 lakhs per annum,
तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू बाइफिकेट दिस पेमेंट्स इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। तो हाँ सर, इतना तो हमको पता है कि कैसे बाइफिकेट करना है स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस बिल्डिंग का कितना था, तो बिल्डिंग का हम बोल देते इट वाज 15 lakhs, कार का इट वाज 5 lakhs, और ड्राइवर का इट इज 5 lakhs पर एनम। नहीं, अपन थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं ना। कार का बोलते हैं 10 lakhs पर एनम, और ड्राइवर का कितना बोलते हैं 5 lakhs पर एनम। ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हाइपोथेटिकल है, ज्यादा जज्बाती मत हो जाना सर। ठीक है। तो अब इस केस में अगर हम स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे एलोकेट करेंगे लीज पेमेंट्स को, तो कितना आएगा सर? हम बोलेंगे 3:2:1 हो गया ना सर रेशियो, तो हम बोलेंगे 20 lakhs इंटू 15 lakhs डिवाइड बाई 30 lakhs। तो आप बोलोगे इधर कितना आ जाएगा सर? 10 लाख। इधर आ जाएगा सर 20 lakhs इंटू 10 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs। तो 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 30, इट कम्स टू 6.67, और 20 इंटू 5 डिवाइड बाय 30, इट कम्स टू 3.3। बराबर, ये कर दिया अपन ने। फिर अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि इस एग्जाम्पल के अंदर टोटल कितने आरओयू एसेट बुक होने वाला, तो आपका आंसर कितना रहेगा सर? ये एक, ये दो। इसका क्या होएगा? ये तो हम एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह, जैसे जैसे एक्सपेंस अक्रू होएगा वैसे वैसे इसका अकाउंटिंग करते हुए, राइट? ठीक है, सबको यहाँ तक समझा ये चीज? ओके, परफेक्ट। अब मैं एक वेरिएशन क्या ऐड कर रहा हूँ, सुनना वेरिएशन क्या है। उसने बोला लीज पेमेंट 20 lakhs तो रहेगा, प्लस 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 एवरी ईयर देयर विल बी सम टैक्सेस, या मैं बोल दूं प्लस इंश्योरेंस का खर्चा। अभी जैसे बिल्डिंग, कार, ड्राइवर सब आप यूज कर रहे हो, तो सबका इंश्योरेंस का भी खर्चा मैं आपसे क्या करने वाला हूँ? वसूल करने वाला हूँ। कौन वसूल करेगा? मेरे से लेसोर वसूल करेगा, बिकॉज हम ऐसा मानते हैं कि लेसोर ये सबका इंश्योरेंस करवाता है और मेरे से चार्ज करता है वो चीज। ठीक है, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह हो गया, है ना, या और कोई भी वाटर चार्जेस या जो भी टैक्सेस वगैरह हो गया, अलग अदर एक्सपेंसेस, इसके लिए वो मेरे से कितना वसूल कर रहा है? सपोज लेट्स से ही इज चार्जिंग मी रुपीज 3 lakhs per annum in addition to what he is charging me for the lease payments। तो नाउ ये जो इंश्योरेंस के खर्चे के लिए वो मेरे से चार्ज कर रहा है, या प्रॉपर्टी टैक्सेस के लिए वो मेरे से चार्ज कर रहा है, या जो भी मेरे से वो चार्ज कर रहा है, इस इंश्योरेंस के खर्चे को आप एक ना ही लीज कंपोनेंट मान सकते हो, ना ही आप एक नॉन लीज कंपोनेंट मान सकते हो। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि आप इधर एक और ऐड कर दो हेडिंग और इसको बोल दो कि नॉन लीज कंपोनेंट नंबर 2 हो गया। नहीं सर, ये प्रॉपर्टी टैक्सेस या इंश्योरेंस वगैरह का जो भी वो मेरे से पेमेंट ले रहा है, इट इज नॉट अ नॉन लीज कंपोनेंट। व्हाई? नॉन लीज कंपोनेंट तब होता है जब वो मेरे से इसके बदले में या इसके बदले में कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी टैक्सेस के बदले में लेसॉन मेरे को कोई गुड्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। समझा मैंने क्या बोला? वो जस्ट मेरे से रीइंवेस्टमेंट ले रहा है वो खर्चे का, जो उसको शायद इंकर करना पड़ता किसी और को देने के लिए। सपोज गवर्नमेंट को भरना पड़ता है उसको इंश्योरेंस या जो भी प्रॉपर्टी टैक्सेस है, तो वो खर्चे का मेरे से क्या ले रहा है? सिर्फ रीइन्वेस्टमेंट ले रहा है, राइट? तो उस केस में अगर कोई भी खर्चा आपसे वो रीइन्वेस्ट कर रहा है, या आपने इस खर्चे के बदले में, ये 3 लाख के बदले में कोई भी गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं किया, जैसे अपन बोलते हैं ना प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह भरा, तो इसके बदले में आपने कोई गुड्स या सर्विस रिसीव नहीं किया है, राइट? तो प्लीज ये खर्चे को आप एक सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट मान के चौथा हेड मत क्रिएट कर देना। इस 3 लाख को आपको क्या करना पड़ेगा? रीजनेबली तीनों के अंदर बाइफिकेट करना पड़ेगा। कौन से रेशियो में? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप मार देना इन द रेशियो ऑफ स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। मतलब ये 3 लाख को भी आप स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे तीनों में एलोकेट कर दोगे। मैं बता दूं कैसे होएगा? मैं बोल दूंगा 10 lakhs प्लस 3 lakhs इंटू 15 डिवाइड बाय 30, तो कितना आ जाएगा? इधर 1.5 lakhs और आ जाएगा, कितनी वर्किंग थी। इसके केस में कितना आ जाएगा? 3 lakhs इंटू 10 lakhs डिवाइड बाय 30 lakhs। तो आप अगर करोगे 3 into 10 डिवाइड बाय 30, इट कम्स टू 1, और इधर कितना आ जाएगा? 0.5 lakhs, राइट? कुछ भी नहीं बोला अगर तो रीजनेबल बेसिस, है ना? सेकंड डाउट ये आ सकता है सर, अगर सपोज प्रॉपर्टी टैक्सेस इंकर किया है आपने, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपने सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इंकर किया रहेगा। अगर आपके पास ऐसा क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि प्रॉपर्टी टैक्सेस इज पेड ओनली फॉर द बिल्डिंग, तो आप क्या करना उस केस में? आप पूरा का पूरा 3 लाख किस में ऐड करोगे? सिर्फ बिल्डिंग में ऐड करोगे। इसमें ऐड करोगे बिल्डिंग में।
मतलब बेसिकली करना क्या है, अगर ऐसा कोई भी खर्चा आप दे रहे हो लेसर को, विच इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर एनी गुड्स और सर्विस, और विच इज नॉट इन एक्सचेंज फॉर एनी लीज कॉम्पोनेंट, तो आपको क्या करना है, उस खर्चे को सारे कॉम्पोनेंट्स में बाइफिकेट करना है, सारे कॉम्पोनेंट्स में, ये नहीं बोला सिर्फ लीज में बाइफिकेट करना है, सारे कॉम्पोनेंट्स में बाइफिकेट करना है। बाइफिकेशन का रेशियो अवेलेबल नहीं है तो अगेन स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस के रेशियो बाइफिकेट करेंगे। अगर कोई क्लियर रेशियो मेंशन्ड है क्वेश्चन के अंदर कि सपोज प्रॉपर्टी टैक्सेस है 3 लाख के, तो इट इज इम्प्लाइड कि वो सिर्फ बिल्डिंग के लिए होंगे, अगर ऐसा क्लियरली बोला गया तो उसे बिल्डिंग में ऐड कर देना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है चीज? yes. तो ये चीज यहाँ लिखिए, नोट, cost related to property taxes and insurance do not involve the transfer of a good or service. Consequently, if these costs are fixed, in the contract, they should be included in the overall contract consideration to be allocated to the lease and non-lease. They should be इंक्लूडेड इन द ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन, मतलब आप इसको 20 लाख प्लस 3, मतलब टोटल कितना होगा 23 लाख, तो आप इसको 23 लाख मान लेना पूरे के पूरे कंसिडरेशन को, और फिर 23 को बाइफिकेट करना, राइट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको पता है कि ये खर्चा किसी के रिस्पेक्ट में इंकर्ड है तो सिर्फ उसी में ऐड करना, विच इज क्वाइट लॉजिकल ऑल्सो। ये लॉजिकल चीज के बारे में मॉड्यूल बात नहीं करता है। क्यों बात पता है कब करेगा? जब कंपनीज ऐसे डाउट्स रेज करेगी, उसको बोलते हैं कि क्लैरिफिकेशन या गाइडेंस के फॉर्म में बताएगा। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, मैं आपको फ्यूचर देख के बता रहा हूँ, देखना ऐसा कुछ आ जाएगा फ्यूचर के अंदर। जहाँ ये क्लियरली बात नहीं होती है तो वहाँ उन लोग थोड़ा क्लैरिफिकेशन या गाइडेंस के थ्रू लाते हैं, बट मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ कैसा करना है। क्लियर है चीज? देखो अपन फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं सर, अपने को अगर एक्सपीरियंस है तो व्हाई नॉट यूज इट, राइट? ठीक है, आई होप सबको समझा यहाँ तक। क्लियर? अच्छा, सबको क्लियर है चीज? ठीक है, अगर इतना समझ गया तो अपना काम काफी हद तक कंप्लीट हो जाता है। पक्का यहाँ समझा? तो मैं आगे बात करूँ। अब मैं आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 4 के ऊपर। आपको चाहिए प्लीज हर एक पॉइंट के बाजू में आप एग्जाम्पल कॉपी करते हुए चलो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 का बात किया ना अभी, तो एग्जाम्पल नंबर 3 आपको समझ गया ना? एक सेकंड में लिख दूं क्या इधर, एलोकेट टू ऑल कंपोनेंट्स, हम बोल देंगे दिस इज नॉट अ सेपरेट लीज और नॉन लीज कंपोनेंट, राइट? तो एलोकेटेड टू ऑल कंपोनेंट्स। तो आप क्या करना, अभी सपोज आपको पता है कि ये मैंने एग्जाम्पल इसके नोट के इसमें लिखा है, तो बाजू में पावती चिपकाने का मतलब स्टिक नोट चिपकाने का, और एग्जाम्पल शॉर्ट में कॉपी कर लेने का, ताकि रिकॉलिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी इससे। क्लियर? ये चीज मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, ये चीज एक बार पढ़ के भगवान को भी याद नहीं होता, है ना? अपन तो फिर भी इंसान है, याद रखना है, पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। अगर आप सोच रहे हो ना एक बार पढ़ के आप 30 मार खान बन जाओगे, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर, एक बार पढ़ के इट इज इम्पॉसिबल सर। आप कितना भी अच्छे से पढ़ लो सर, आपको चाहिए आप टेस्ट कर लो, एक काम करो, एक अटेम्प्ट आप दाव पे लगा दो। आप आज पढ़ो, एग्जाम के दिन बुक मत खोलना। आप आज 10 बार पढ़ लो ये पॉइंट को, एग्जाम के दिन बुक मत खोलना सर, और आप एग्जाम अपियर करने जाओ सर, आपको नहीं याद आएगा सर, आप पेन भी नहीं उठा पाओगे सर लिखने के लिए। कुछ लिखोगे तो भी आड़ा टेढ़ा कुछ लिखोगे, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ पाएगा, आएगा तो ये बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा सर आपका। तो याद रखना है चीज, पढ़ते ही रहना पड़ेगा, है ना? और बहुत जल्द एक वीडियो में लॉन्च करता हूँ जिसमें बताऊंगा कि आपको मल्टीपल रिविजन्स का टारगेट कैसे अचीव कर सकते हो। आएगा, धीरे धीरे आएगा सर। क्लियर है चीज? ठीक है, मैं एग्जांपल नंबर 4 का बात कर रहा था। एग्जांपल नंबर 4 इज सेम एज एग्जांपल नंबर 2, मैं वापस इधर आ जाता हूँ। ठीक है, जहाँ ड्राइवर का बात कर रहा था मैं, जहाँ मैंने जैगुआर लिया प्लस ड्राइवर भी लिया, सबको याद है ये चीज? सबको याद है ना ये वाला एग्जाम्पल? ठीक है, तो मैंने जहाँ क्या लिया है, जैगुआर लिया है प्लस उसका ड्राइवर भी लिया है। अब मैंने क्या बोला, यहाँ देर आर टू कंपोनेंट्स, वन इज लीज कंपोनेंट, वन इज नॉन लीज कंपोनेंट, राइट? अब स्टैंडर्ड ने आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट दिया हुआ है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट? स्टैंडर्ड बोलता है आपको हम एक शॉर्टकट की तरह दे रहे हैं, आपको हम रिलीफ दे रहे हैं। वो रिलीफ क्या है? वो रिलीफ ये है कि चाहो तो आप चाहो तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफिकेट मत करो। वापस से रिपीट करता हूँ, आप चाहो तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफिकेट मत करो। क्यों? सबसे पहली चीज आप मुझे बताओ, ये ड्राइवर किसके रिलेशन में लिया हुआ है? हम बोले जैगुआर के रिलेशन में लिया हुआ है, तो डाउट तो किसी के मन में तभी आया ही होगा सर जब ड्राइवर जैगुआर से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो हम ड्राइवर को एक अलग कंपोनेंट और जैगुआर को अलग कंपोनेंट क्यों मान रहे हैं?
हमको तो इसको एक सिंगल लीज कंपोनेंट मानना चाहिए था, बिकॉज इस केस में तो ये क्या हो गए, इंटररिलेटेड हो गए ना। तो स्टैंडर्ड भी ये बोलता है कि वी आर, बट उसको एक सिंगल लीज नहीं माना था बिकॉज ये लीज कंपोनेंट था ही नहीं इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। बट क्योंकि ये ड्राइवर लिया है स्पेसिफिकली फॉर जैगवार, तो उस केस में देयर इज अ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ग्रांटेड, देयर इज अ शॉर्टकट ग्रांटेड, जहां आप चाहो तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट को बाइफिकेट मत करो, आप सीधा मान लो कि जैगवार प्लस ड्राइवर इज वन लीज कंपोनेंट, इट इज व्हाट, इट इज वन लीज कंपोनेंट। और फिर आप क्या करोगे, आपको ये सब बाइफिकेशन करने का सब जरूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा क्या करोगे, आरओयू असेट टू लीज लाइबिलिटी बुक करोगे। बस फर्क कितना रहेगा, यहाँ आप 7.5 आप कितना ले लोगे, 10 lakhs ले लोगे। और फिर आपको ये ड्राइवर का कुछ भी अकाउंटिंग करने का जरूरत है ही नहीं, आपको बस यहाँ रीपेमेंट आपका कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट सारे चेंज हो जाएंगे आपके, डिपेंडिंग आपका अमाउंट कितना आता है। आपको ड्राइवर का कुछ अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है, हम मानेंगे कि हमने क्या लिया, सीधा सीधा एक जैगुआर रेंट पे लिया है, और उसके अंदर वो ड्राइवर का इंक्लूड कर लेंगे हम, जो भी है हम मानेंगे ये पूरा मिला के इज वन सिंगल लीज कंपोनेंट। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट ग्रांटेड। वापस से रिपीट करता हूँ, जहां किसी कॉन्ट्रैक्ट में देर आर वन लीज कंपोनेंट एंड देर इज वन नॉन लीज कंपोनेंट, तो आप चाहो तो लीज को नॉन लीज से सेपरेट मत करो, आप मान लो कि ये क्या है, एक सिंगल लीज कंपोनेंट है। ऑप्शन है आपके पास, आप चाहो तो अलग अलग अकाउंटिंग करो, आप चाहो तो सिंगल अकाउंटिंग कर लो। सिंगल अकाउंटिंग फॉलो करते हो तो आप मानना कि पूरा लीज पेमेंट इज अगेंस्ट द जैगवार ओनली, ड्राइवर भूल जाओ, ड्राइवर था ही नहीं, सोचो आप ऐसा, बराबर। तो अपन 10 lakhs के हिसाब से पूरा अकाउंटिंग करेंगे, ड्राइवर का कोई अकाउंटिंग करने का जरूरत नहीं है। अपन ये बनाएंगे, जो भी ओपनिंग रहेगा वो लिखेंगे, इंटरेस्ट लिखेंगे, रीपेमेंट कितना लिखेंगे यार, 10 lakhs लिखेंगे, कहानी खत्म हो गई सर उसकी। सबको समझा ये चीज, सबको क्लियर क्या है वाला, है ना। ओके, आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अब ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट दिया गया है ओनली टू नॉट सेपरेट, ओनली टू नॉट सेपरेट, सॉरी, ओनली टू नॉट सेपरेट वन लीज एंड वन नॉन लीज कंपोनेंट। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में देर आर मल्टीपल लीज को, ध्यान से सुनना सर, मैंने ये बात खत्म कर दी अभी इसकी, आप चाहो तो लीज और नॉन लीज को सेपरेट मत करो, साथ में अकाउंटिंग करो इसका, बराबर। बट व्हेन किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, मतलब एक बिल्डिंग था, एक इक्विपमेंट था, दो लीज कंपोनेंट थे, हमने कंक्लूड किया था कि ये क्या है, मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है, राइट। मल्टीपल लीज कंपोनेंट को साथ में अकाउंटिंग करने का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं है सर, इसमें आपके पास कोई छूट नहीं है, कोई भी छूट नहीं है आपके पास इसके अंदर। सबको समझा क्या, यहाँ कोई रिलैक्सेशन नहीं है सर। व्हेन देर आर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, when there are what, there are multiple lease components, आपको इसको सेपरेट करना ही पड़ेगा, आप इसका कंबाइंड अकाउंटिंग नहीं कर सकते, जैसे मैंने जैगवार और ड्राइवर के केस में बताया कि आप जैगवार और ड्राइवर को एक सिंगल लीज कंपोनेंट मान लो, भूल जाओ कोई ड्राइवर था, जैगवार का सीधा सीधा पूरा अकाउंटिंग करो, पूरा 10 लाख जैगवार का केस डाल दो। ये तभी पॉसिबल है जब जब एक लीज कंपोनेंट है और जब एक नॉन लीज कंपोनेंट है। बट जहां मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है, जहां क्या है, मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स है, तब तो इसको आपको सेपरेटली ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा। मतलब इस केस में देयर इज नो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट जहां वो बोल दे कि आप बिल्डिंग और इक्विपमेंट को एक सिंगल लीज मान लो और आप साथ में ट्रीट कर लो, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं। सबको क्लियर है वाला पार्ट, ये नीचे लिखा हुआ है, ध्यान देना, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना, एक एक वर्ड के अंदर मीनिंग छुपा हुआ है। ऑप्शनल एग्जाम्पशन ऑफ यूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, optional exemption of using practical expedient to not separate what components, non-lease components, to not separate non-lease components. Optional exemption of using practical expedient to not separate non-lease component is available to the lessee. The expedient is not available for lessor, lessor को ये चीज applicable नहीं है। lessees that make this policy election will allocate all of the contract consideration to the lease component। जो ये ऑप्ट कर रहा है वो सारा का सारा कंसिडरेशन मानेंगे किसके लिए है, वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ लीज कंपोनेंट्स के लिए। मतलब वो पूरा का पूरा किसके लिए था, अपने केस में सिर्फ और सिर्फ जैगवार के लिए था, 10 लाख पूरा किसके लिए था, जैगवार के लिए था, राइट। नोट, the practical expedient does not allow lessees to account for multiple lease components of a contract as a single lease component। जैसे मैंने बताया कि जो बिल्डिंग और इक्विपमेंट था, अगर वो मल्टीपल लीज कंपोनेंट है तो आप उसको सिंगल मान के, कोई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट नहीं है सर आपके पास, कोई शॉर्टकट नहीं है सर आपके पास, है ना, कोई भी छूट नहीं है सर आपके पास। आपको उस केस में तो उसको अलग अलग अकाउंट करना पड़ेगा।
सबको समझ रहा? देखो आइडियली ये पॉइंट है ना, था कितने पेज का? था 1.5 पेज का, लेकिन एक एक लाइन के अंदर इतना कुछ छुपा हुआ था इसके अंदर, इधर उसका हिसाब नहीं है। अपने को आइडियली 1 आवर लगा रहेगा इसको डिस्कस करने में, एक एक लाइन के अंदर कुछ ना कुछ था इसके। लेकिन सबको क्लियर हो गया ये चीज? पक्का क्लियर हो गया ये चीज, एकदम परफेक्ट हो गया। तो आपको करना क्या है सर? अभी इतना कुछ पढ़ लिया है ना, अपन ने एग्जाम्पल तो लिख लिया सर। आप चाहो तो उधर इसके बाजू में लिख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर जो अपना ड्राइव जैगवार प्लस ड्राइवर था, प्लस क्या था? ड्राइवर था। इसको आप एक क्या मान सकते हो? सिंगल लीज कंपोनेंट। नो नीड टू अकाउंट फॉर ड्राइवर, नो नीड टू अकाउंट फॉर ड्राइवर। बट जहां बिल्डिंग प्लस इक्विपमेंट था, तो यहाँ नो ऑप्शन फॉर कंबाइंड अकाउंटिंग, नो ऑप्शन फॉर कंबाइंड अकाउंटिंग, राइट? मतलब यहाँ अगर सेपरेट है तो सेपरेटली अकाउंटिंग करना ही पड़ेगा आपको। वो एक्सपीरियंस किसके लिए था? सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लीज और नॉन लीज कॉम्पोनेंट। तो मैंने लॉजिक बताया आपको ऐसा क्यों दिया हुआ है, क्योंकि आइडियली ड्राइवर किसके रिलेशन में लिया अपन ने? जैगो के रिलेशन में लिया है ना, इसलिए वो बोलता है कि साथ में अकाउंटिंग किया तो भी चल जाएगा। सबको क्लियर? एक तो ये पार्ट याद रखना। सेकंड, अगर कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस इंश्योरेंस का खर्चा इंकर किया है तो वो कोई सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट नहीं है, ये खर्चा अपन ने सबके लिए इंकर किया होगा, तो सब में एलोकेट करना इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस या एनी अदर रीजनेबल बेसिस, राइट? एक और चीज याद रखना कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी कोई स्पेसिफाइड अमाउंट है, तो स्पेसिफाइड अमाउंट को इग्नोर करने का हमेशा टोटल कंसिडरेशन को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस के बेसिस पे आपको एलोकेट करना पड़ेगा। तो क्लियर है वाला पार्ट? यस। तो आपको करना क्या है सर? आपको अभी पूरा का पूरा पॉइंट नंबर 5 रीड करना है स्टार्ट टू एंड, है ना? ये एक पॉइंट बच गया है, एलोकेशन ऑफ कंसिडरेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो क्या लिखा है, एलोकेट कंसिडरेशन in the contract to lease and non-lease components on a relative standalone selling prices provided in case lessee is if it does not opt for practical experience। मतलब practical experience opt कर रहा है तो उसको bifurcation करने का जरूरत नहीं है। use standalone selling prices when available, if standalone selling price not readily available estimate standalone selling prices, maximize the effect of observable information। अच्छा मैं यहाँ एक नोट लिखा दूं क्या? नोट क्या लिखा रहा हूँ मैं? जैसे मैंने बताया था ना, कॉन्ट्रैक्ट में अगर ऑलरेडी बाइफिकेशन है, सपोज कॉन्ट्रैक्ट में बोल दिया गया कि बिल्डिंग 7 लाख का है, इक्विपमेंट 3 लाख का, या बिल्डिंग 10 लाख का, इक्विपमेंट फ्री है, तो उस केस में क्या हम कॉन्ट्रैक्ट वाले प्राइस को वेटेज देंगे, या जो हमारा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे रेशियो आ रहा है उसको हम वेटेज देंगे? तो स्टैंड अलोन वाले को वेटेज देना पड़ेगा, राइट? तो हम यहाँ लिख देंगे इफ ऑलरेडी बाइफिकेशन of lease payments is mentioned in contract, still use the bifurcation which is done as per standalone selling prices. Still use the bifurcation which is done as per standalone selling prices. I hope everyone is clear with this point. सबको समझा ये पॉइंट? क्या पक्का समझा? क्या सर? समझा क्या? समझा क्या? समझा क्या? समझना चाहिए, समझना चाहिए, समझना चाहिए। लिखा? लिखा? ठीक है। क्वेश्चन पे बढ़ेगा। देखो मैंने जितने डिटेल में क्वेश्चन कराया ना सर, आप मॉड्यूल पढ़ोगे, आप मैं करा रहा हूँ मॉड्यूल के क्वेश्चन आपको समझेगा सर, उतना डिटेलिंग है ही नहीं इसके अंदर। उन्होंने ऊपर ऊपर से बाकी का छोड़ दिया है। डिटेल पता है कहाँ निकालेंगे? एग्जाम में पूछेंगे आपसे सब। तो आपको एकदम क्लियर रहना ही पड़ेगा। नहीं लिखा है तो एग्जाम्पल प्लीज लिखना। बार बार बोल दिया मैंने, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना सर। काम आने वाला है वो चीज। अगर मैंने कुछ एग्जाम्पल में यहाँ साइड में लिखना नोट, आपको लगता है कि और भी कुछ लिखना चाहिए तो लिखो अपने हिसाब से। स्पून फीडिंग वाले काम छोड़ दो सर। ये स्पून फीडिंग वाली आदत जो है ना, बहुत बहुत गंदी आदत है सर, कि आप सब लिखा दो, सब आप जो बोलोगे वैसे लिख देंगे। सर स्पून फीडिंग छोड़ दो सर। जिस दिन आपने स्पून फीडिंग छोड़ देना उस दिन आप सीए वैसे ही बन जाओगे 50%। बिकॉज एग्जाम के अंदर आपको क्या स्पून फीड नहीं करने वाला कि आप ऐसा लिखो वैसा लिखो। आपको एग्जाम में अपना दिमाग लगाना, तो यहाँ भी सर अपना दिमाग लगाना। आपको लगता है डाउट है तो आप फोटो खींच के भेज दो, सर मैंने ऐसा लिखा है, प्रॉपर लिखा है क्या? दैट विल बी मच बेटर। मैं जितना अपने एंड पे लिखा पा रहा हूँ मैं लिखा रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता कि अब हर स्टूडेंट को इसमें और कितना डिटेलिंग चाहिए।
तो अगर आपको लगता है कि आपको डिटेलिंग चाहिए तो प्लीज डोंट वेट फॉर मी कि मैं उसको नोट लिखा दूं, लिख लो अपने हिसाब से। सर इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में लिखो, मराठी में लिखो, गुजराती में लिखो, अपने को समझे वो लैंग्वेज में लिखो ना सर। क्लियर है चीज? ठीक है, चलो कहानी खत्म। अब आते हैं अपन एग्जाम्पल के ऊपर। लेट मी सी कौन से एग्जाम्पल्स है इसके ऊपर। सबसे पहला है सर, ये पूरे पॉइंट के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। इसके ऊपर है क्वेश्चन नंबर 12 जो आप खुद पढ़ोगे अभी के अभी। इट इज वेरी सिंपल, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, है ना, वो आप खुद पढ़ोगे अभी के अभी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 13, वो मैं पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। 13 14 15 मैं आपके साथ रीड करूंगा अभी के अभी। राइट, 12 आप पढ़ के खत्म करोगे फटाफट, उसके बाद ही वीडियो रिज्यूम करना सर। चीटिंग मत करो, अपने आप से चीटिंग करोगे तो क्या मतलब फिर। आ जाओ 13 क्वेश्चन नंबर, जिसका भी होगा 12 13 पे आ जाना फटाफट। ठीक है, इधर आइडेंटिफाइंग डिफरेंट कंपोनेंट्स इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, मेरे रीड करने के पहले आपको रीड करने से पहले आप रीड करोगे फिर मैं रीड करूंगा। और इस क्वेश्चन में ना एक छोटा सा तकलीफ भी है, जो मैं मानता हूँ तकलीफ है फॉर स्टूडेंट्स। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पहली बार आता था, अब अगर आप ये एग्जाम में क्वेश्चन करके जा रहे हो तो आपके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहली बार करते तो डेफिनेटली तकलीफ आती थी, मैं डिस्कस करूंगा, आपको भी समझेगा सर ये हमको कैसे समझता पहली बार में। तभी तो हम एग्जाम डायरेक्टली देते नहीं है ना, पढ़ के देते हैं ना एग्जाम, है ना। तो डाउट मत लाना है सब कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा एग्जाम में। भाई सर एग्जाम में जाने के पहले हम पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करके जा रहे हैं ना एग्जाम के अंदर, याद रखना ये चीज। ठीक है, एंटिटी एल rents an office building from landlord M for a term of how many years? 10 years. एंटिटी कौन है? एल। रेंट्स एन ऑफिस बिल्डिंग, तो ये रेंट पे ले रहा है, मतलब ये कौन हो गया? लेसी हो गया। हर क्वेश्चन में लिखते हुए चलने का। फ्रॉम लैंडलॉर्ड एम, तो ये कौन हो गया? लेसर हो गया। ठीक है। द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट द ऑफिस इज फुल्ली फर्निश्ड एंड हैज अ न्यूली इंस्टॉल्ड टेलर्ड HVAC सिस्टम, हैवैक सिस्टम। राइट, हैवैक सिस्टम बेसिकली होता क्या है? इट इज एक तरह से समझ लो वो अपने बोलते हैं ना सेंट्रलाइज्ड एसी जैसा, जहाँ वो अच्छा सा वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहा है, सारा अंदर का जो भी एयर है पोल्यूटेड वाला वो बाहर कर रहा है, दैट इज हैवक सिस्टम। राइट, समझ लो ऐसा, इट इज अ सेंट्रलाइज्ड एसी, ऐसा समझ लो। अब मैं यहाँ तक स्टॉप कर लेता हूँ। वो बोलता है द रेंटल स्टिपुलेट्स दैट द ऑफिस इज फुल्ली फर्निश्ड। इसका मतलब सबसे पहले वो लेके आ रहा है, एक तो वो ऑफिस ले रहा है, रेंट पे क्या क्या ले रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या बाइफिकेट कर रहा है। सबसे पहले ऑफिस है, दूसरा क्या है? फर्नीचर है, बिकॉज वो बोला फुल्ली फर्निश। देखो कितना कीवर्ड है इसके अंदर, वो बोलता है ऑफिस इज फुल्ली फर्निश, मतलब एक तो ऑफिस और एक फर्नीचर है। तीसरा क्या है अपने पास? HVAC सिस्टम। बट उसका आगे वर्ड क्या यूज किया है? टेलर्ड। टेलर्ड, टेलर्ड है ये सिस्टम। टेलर्ड मतलब इट इज स्पेसिफिकली मेड एज पर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द ऑफिस। टेलर्ड हैवक सिस्टम, यहाँ तक पढ़ा? ठीक है, आगे। It also requires landlord M to perform all common area maintenance during the term of the arrangement। मतलब यहाँ एक चौथा है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस भी करके देना है सर, है ना। जैसे ड्राइवर प्रोवाइड करा था वैसे मेंटेनेंस का बात भी आ गया इसके अंदर। राइट, ठीक है, चार चीज हो गई इसके अंदर अभी। द एंटिटी एल मेक्स सिंगल मंथली रेंटल एंड डज नॉट पे फॉर द मेंटेनेंस सेपरेटली। वो मेंटेनेंस के लिए सेपरेटली पे नहीं करता है सर। अच्छा ये मेंटेनेंस, अच्छा बाद में बात करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। द ऑफिस बिल्डिंग हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years, हैवक एंड ऑफिस फर्नीचर हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 years। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ अकाउंट इन द लीज? ठीक है, सबसे पहली बात मुझे एक बताओ, इसके अंदर मैंने चार कंपोनेंट बता दिया आपको, कंपोनेंट बताए। सबसे पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर जो ऑफिस है, जो ऑफिस है ये लीज कंपोनेंट है कि नॉन लीज कंपोनेंट? तो आप बोलोगे सर ये तो लीज कंपोनेंट है, एल मतलब लीज कंपोनेंट। ठीक है सर, ये जो फर्नीचर है ये लीज कंपोनेंट है कि नॉन लीज कंपोनेंट है? ये तो लीज कंपोनेंट है। मैं अभी आऊंगा उस पे कि वो कंबाइंड माने, सिंगल माने कि मल्टीपल माने, वो उस पे आऊंगा मैं, टेंशन मत लो। बट मैं आपसे कॉमन कॉमन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फर्नीचर लीज है कि नॉन लीज है? तो आप बोलोगे सर लीज कंपोनेंट। ठीक है, हैवॉक सिस्टम ये भी असर होता है, जैसे मैंने बताया इट इज काइंड ऑफ एसी, सेंट्रलाइज्ड एसी, लीज कंपोनेंट। राइट, बट जो मेंटेनेंस है एक तरह से वो आपको मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे गाड़ी के साथ ड्राइवर देना, ड्राइवर की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपको, वैसे बिल्डिंग के साथ सिक्योरिटी सर्विसेज, मेंटेनेंस सर्विस देना। तो उस केस में ये तो हो गया आपका नॉन लीज। राइट, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में टोटल अपने को चार कंपोनेंट दिख रहे हैं, तीन लीज दिख रहे हैं, एक नॉन लीज दिख रहा है। अब द क्वेश्चन इज, ये नॉन लीज तो इज अ सेपरेट सेपरेट कंपोनेंट। राइट, वो तो कहानी खत्म करो उसकी।
मैं भी ये 3 कंपोनेंट पा रहा हूँ पहले 3 कंपोनेंट के ऊपर, एक ऑफिस, फर्नीचर, हैविक सिस्टम। क्या मैं ये तीनों को 3 सेपरेट लीज कंपोनेंट मानूं, या एक सिंगल लीज कंपोनेंट मानूं, या फिर कैसे इसको ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहले हम समझने का ट्राई करते हैं, क्या ऑफिस, फर्नीचर और हैविक सिस्टम को इन जनरल कोई इंसान इंडिविजुअली यूज कर सकता है क्या? क्या इंडिविजुअली इसका बेनिफिट लिया जा सकता है क्या? तो द आंसर इज यस। किसी भी ऑफिस का इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हैं, किसी भी फर्नीचर का इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हैं, किसी भी हैविक सिस्टम का इंडिविजुअली बेनिफिट ले सकते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है सर, है ना, वो उसमें कोई शक नहीं है सर। यस, बेनिफिट्स कैन बी टेकन इंडिविजुअली। ठीक है, नाउ वी हैव टू चेक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सर, in the context of the contract whether these are all interrelated or not, interdependent or not। अब इसके अंदर आता है मॉड्यूल का एक assumption, जो हमको हमेशा सोल्यूशन पढ़ने के बाद ही समझना है सर। ये सिर्फ आपकी बात नहीं है कि आपको सोल्यूशन पढ़ने के बाद समझा, ये सोल्यूशन मुझे भी सोल्यूशन पढ़ने के बाद ये चीज समझी थी, ये किसी भी इंसान को सोल्यूशन पढ़ने के बाद ही ये चीज समझी होगी, है ना। तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, बट हम तो सोल्यूशन पढ़ के जाएंगे ना एग्जाम के अंदर, तो तकलीफ नहीं रहेगा। सुना ध्यान से। सबसे पहली चीज, मॉड्यूल बोलता है कि ये जो 3 लीज कंपोनेंट दिख रहे हैं, ये सिंगल है कि मल्टीपल है? तो वो बोलता है ऑफिस along with Havoc system is one lease component। मैं लिख देता हूं इधर, वो बोलता है ऑफिस along with which system, Havoc system is a single lease component। मतलब ये दोनों मिला के एक ही लीज कंपोनेंट है, इज अ सिंगल लीज कंपोनेंट है। आई विल गिव यू द रीजन आल्सो क्यों। इसके अगेंस्ट एक वर्ड था टेलर्ड। जब मैं बोलता हूँ टेलर्ड, मतलब भले ही तुम हैवॉक को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट दिस हैवॉक सिस्टम इज टेलर मेड फॉर दिस ऑफिस, मतलब इट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड कि वो ऑफिस में अक्यूमुलेट हो सके, राइट। तो विच इज फाइन ऑल्सो कि हाँ हमने माना कि दिस टुगेदर इज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। मैंने आपको रीजन बता दिया अभी क्यों। वो मानते हैं कि फर्नीचर इज अ सेपरेट, ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, इट इज ऑल्सो अ लीज कंपोनेंट, बट इट इज अ डिफरेंट लीज कंपोनेंट फ्रॉम ऑफिस एंड हैवॉक सिस्टम। व्हाई? देखो, कुछ कुछ लोग ये बोल सकते हैं सर जब आप ये मानते हो कि हैवॉक सिस्टम इज टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर दिस ऑफिस, तो आप ये भी तो मान सकते थे ना कि दिस फर्नीचर, जब वो ऑफिस फुल्ली फर्निश्ड है, तो वो फर्नीचर भी हमने ऑफिस के हिसाब से डिजाइन किया होगा ना सर। ये फर्नीचर भी तो क्या होगा, टेलर्ड होगा, राइट। बट मॉड्यूल बोलता है नहीं, ये फर्नीचर टेलर्ड नहीं है, ये फर्नीचर अलग से भी कहीं यूज हो सकता था। अभी हमको कैसे मालूम पड़ेगा सर एग्जाम में? एग्जाम में आप पहली बार जा रहे हो कभी पढ़ के नहीं ना, आपको पढ़ाया ना मैंने कैसे करना है, बस आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी सर, इसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि ये मैं ये नहीं बोल रहा कि मॉड्यूल गलत है, मॉड्यूल के अपने अजम्पशंस है जो आंसर पढ़ने के बाद ही हमको डिस्क्लोज हुए हैं, तो उसका कुछ इलाज नहीं है सर। उसमें कोसना मत मॉडल को कि ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सर इट इज फाइन ना। ये रियल लाइफ में आपको कितने सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इसको लेकर के, अभी हमको देखना पड़ेगा। आपको एटलीस्ट ये चीज समझ रही है कि इसके कितने और डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकते हैं ना उसकी वजह से। आप ये मान सकते हो कि ये फर्नीचर अलग है फ्रॉम ऑफिस, आप ये मान सकते हो कि ये फर्नीचर कुड हैव बीन टेलर्ड फॉर दिस ऑफिस स्पेसिफिकली, कुड हैव बीन डिजाइन्ड फॉर दिस ऑफिस स्पेसिफिकली। समझा? तो मैं बता रहा हूँ कि देयर आर मल्टीपल सॉल्यूशंस पॉसिबल टू दिस। फिर मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि मॉड्यूल ने क्या अज्यूम किया हुआ है, राइट। तो मॉड्यूल मानता है कि ऑफिस अलोंग विथ हेवक, हेवक तो मेरे को समझता है बिकॉज यहाँ वर्ड क्या था, टेलर था, राइट। तो वो एक सिंगल लीज कंपोनेंट हो गया, फर्नीचर आपके लिए एक सेकंड लीज कंपोनेंट हो गया, और मेंटेनेंस वाला आपके लिए एक नॉन लीज कंपोनेंट हो गया। मतलब टोटल कितने यूनिट्स है इसके अंदर? टोटल 3 यूनिट्स है, राइट। ऑल्टरनेटिवली यू कुड हैव अज्यूम्ड कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल लीज कंपोनेंट हो सकता है, अगर आप ऐसा मान लो कि ये फर्नीचर भी स्पेसिफिकली टेलर मेड था फॉर दिस ऑफिस, राइट। अच्छा, अगर हैवॉक सिस्टम के आगे ये टेलर्ड वर्ड नहीं होता ना, तो उस केस में फिर टोटल 4 कंपोनेंट होते थे जो अपन ऑलरेडी लिख के रखे इधर, टेलर्ड अगर वर्ड नहीं होता। सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया बिकॉज इसमें डाउट्स डेफिनेटली हो सकते हैं स्टूडेंट्स को, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अभी ये चीज। ठीक है, चलो पढ़ते हैं अपन। मॉड्यूल बोलता है देयर आर हाउ मेनी कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स इन द अरेंजमेंट। द बिल्डिंग assets मतलब ऑफिस बिल्डिंग एंड हैवॉक टुगेदर इज वन लीज कंपोनेंट, द ऑफिस फर्नीचर इज सेकंड लीज कंपोनेंट, एंड हाँ एंड मेंटेनेंस एग्रीमेंट इज अ थर्ड नॉन लीज कंपोनेंट। बराबर था, 3 कंपोनेंट हो गए। उसके बाद वो बताता है ऑफिस बिल्डिंग एंड हैवॉक को वो वन लीज कंपोनेंट मानता है बिकॉज दे कैन नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। अब ये चीज क्वेश्चन में लिखी नहीं गई थी, आंसर में उन लोग बता रहे हैं, ये चीज वही मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ।
द हैवॉक सिस्टम वाज डिजाइन एंड टेलर्ड स्पेसिफिकली टू बी इंटीग्रेटेड विद द ऑफिस, ठीक है। उसके बाद काम का बात अगर हो तो हाँ, द ऑफिस फर्नीचर फंक्शंस इंडिपेंडेंटली एंड कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन। द प्रॉब्लम विद दिस लाइन इज, ये क्वेश्चन में देनी चाहिए थी अपने को। अगर एक क्वेश्चन में देते तो बात बन जाती है अपने लिए, आंसर में बता रहे हैं, मैं वही बोला, जो अजम्पशन है वो आंसर में डिस्क्लोज किया गया, बट कोई बात नहीं, एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आता है तो आपको तो भी आंसर पता होना चाहिए, है ना। It is also a lease component because it is a group of distinct assets. Okay, fine. The maintenance agreement is a non-lease component. ठीक है, it is a very good question. A candidate for 4 marks अगर उनको लीज पे थियरी पूछना रहा तो। बट आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। ये क्वेश्चन में काफी मैंने टाइम इन्वेस्ट किया है। मैं कभी भी टाइम वेस्ट नहीं बोलता, मैं इन्वेस्ट बोलता हूँ। क्यों हम टाइम इन्वेस्ट करें? पढ़ने के लिए, समझने के लिए। बिकॉज जब मैंने किसी भी क्वेश्चन पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया है ना, आप ये क्वेश्चन अभी चाहकर भी भूल नहीं सकते। आप जब भी पढ़ोगे आपको मेरा याद आएगा कि सर ने ऐसा ऐसा एक्सप्लेन किया था, राइट। इसके अलावा आपको कोई नोट लिखना तो आप लिख सकते हो अपने एंड पे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13, डन विद दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ। Activities which are not components of a lease contract, ठीक है। Scenario A lessee enters into a 5-year lease of equipment, ठीक है, with fixed annual payment of rupees 10,000. The contract contains fixed annual payments as follows, ठीक है। वो बोलता है कि 8,000 फॉर रेंट है, मतलब 10,000 का लीज पेमेंट है, उसमें से 8,000 इज फॉर रेंट, 1,500 इज फॉर मेंटेनेंस एंड 500 इज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ठीक है। तो हम मानते हैं, देखो हमने क्या किया, इक्विपमेंट लीज पे लिया है, तो दिस इज अ लीज कंपोनेंट, दिस इज अ लीज कंपोनेंट, राइट, ठीक है, इट इज इक्विपमेंट। उसके बाद हमने एक मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ नॉन लीज कंपोनेंट, राइट। नाउ दिस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, अब ये क्या है? अब इसके दो आउटकम निकल सकते हैं। सबसे पहले तो बोल सकते थे सर, जैसे आपने मेंटेनेंस को एक नॉन लीज कंपोनेंट माना है, वैसे मान लो कि कोई एडमिन सर्विस अपने को प्रोवाइड कर रहा है और इसको भी आप क्या मान लो, एक नॉन लीज कंपोनेंट मान लो, है ना। हाँ सर मान सकते थे आप, गलत नहीं होते इसके अंदर, लेकिन मॉड्यूल ये चीज नहीं करता है। वापस से बोलो, कोसो मत उसको, ठीक है, उसके अपने अजम्पशन है। मॉड्यूल बोलता है इस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक प्रॉपर्टी टैक्सेस हो गया, वो वाटर चार्जेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वो खर्चा है ये एडमिन टास्क का मतलब वो ये खर्चे के अगेंस्ट अपने 500 रिकवर कर रहा है अपने से। ये चीज कहाँ मालूम पड़ी सर? सोल्यूशन पढ़ के ही मालूम पड़ेगा सर, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये मुझे भी पहली बार में सोल्यूशन पढ़ के ही मालूम पड़ी थी, या किसी भी प्रोफेसर को सोल्यूशन पढ़ के ही पहली बार मालूम पड़ा रहेगा, कोई अंदर आमी नहीं है सर इसके अंदर, है ना। बट ठीक है, उनके अपने अजम्पशन है, तो वो क्या बोलता है, ये एडमिन टास्क का जो है, इसको आप एक सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट मत मानो। एडमिन टास्क से उनका मतलब है कि ये खर्चा हमने कोई प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस के लिए पे किया होगा। तो मैंने बताया था उस केस में हम ये 500 को क्या करेंगे, दोनों के अंदर बाइफिकेट करेंगे। मतलब ये एडमिन टास्क को एक सेपरेट नॉन लीज कंपोनेंट नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे इसके अगेंस्ट जो भी खर्चा किया है वो दोनों के अंदर क्या होना चाहिए, बाइफिकेट होना चाहिए। सबको समझा ये चीज? ठीक। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल लीज पेमेंट कितना था, तो आप बोलोगे सर टोटल लीज पेमेंट इट वाज हाउ मच रुपीज 10,000। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने कंपोनेंट्स थे, कितने कंपोनेंट्स थे, तो आप बोलोगे सर एक तो था लीज कंपोनेंट, एक था नॉन लीज कंपोनेंट, राइट। लीज कंपोनेंट था इक्विपमेंट और एक था मेंटेनेंस। क्या हमने एडमिन को नॉन लीज कंपोनेंट माना था? आंसर इज नो। मान सकते थे अगर सोल्यूशन अपने को अलाउ करता, तो यहाँ सोल्यूशन अलाउ नहीं करता है। देखो आप करोगे तो कोई बात नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जितना आप मॉड्यूल के सोल्यूशन के लाइन में रहोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आपको अगर रिस्क लेना है, यू कैन टेक, बट आई वोंट रिकमेंड। याद, जहां तक याद है वहां तक ट्राई टू स्टे इन लाइन विद द मॉड्यूल। जहां कुछ नया क्वेश्चन आता है वहां फिर मानो ना सर अपने असम्पशन, उसमें क्या बात होगा, उसमें कोई बात नहीं है सर। लेकिन जहां पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको पता है मॉड्यूल ने कुछ असम्पशन लिया है, तो ट्राई टू स्टे इन लाइन विद दैट असम्पशंस, राइट। ठीक है, दो है सर इसके अंदर। अब क्या किया जाए? अब हमको 10,000 को बाइफिकेट करना है इक्विपमेंट और मेंटेनेंस के अंदर। क्या हमारे पास कोई स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस का बाइफिकेशन रेशियो अवेलेबल है? तो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस दी नहीं गई है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली करेंगे 8,000 तो इसके लिए था, वो तो इसके लिए रहेगा। हम मानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट में बाइफिकेशन दिया गया है वो स्टैंडअलोन सेलिंग प्राइस का क्या है, बाइफिकेशन है। मेंटेनेंस का कितना था? 1,500 था। फिर ये जो 500 था एक्स्ट्रा, ये 500 को भी अपन इसी रेशियो में बाइफिकेट कर देंगे, तो हम बोलेंगे इसको कितना जाएगा, इसको बोल देंगे 500 इंटू 8,000 डिवाइड बाय 9,500, और इसको भी डाल दो आप 500 इंटू 1,500 डिवाइड बाय 9,500। मैं करके दे देता हूँ आपको, कितना आता है आंसर, 500 इंटू 8 डिवाइड बाय 9.5, द आंसर कम्स टू 421, और वहाँ 500 माइनस 421 कम्स टू 17,9। टोटल कितना हो गया सर आपका, 8421
और 1579 ये मैंने इसलिए किया बिकॉज आई डिडंट हैव एनी स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस। अगर वो होता तो मैं उसको अज्यूम कर लेता। मैंने बताया था आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस नहीं है तो लास्ट रिसॉर्ट जो कॉन्ट्रैक्ट में दिया वही प्रॉपर रहेगा। बस खास बात ये थी कि 500 को भी बाइफिकेट करना पड़ा दोनों के अंदर बिकॉज ये 500 कोई सेपरेट लीज कंपोनेंट हमने ट्रीट नहीं किया है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस, राइट? दिस वाज सिनेरियो ए। यही था ना सर? यही था सर। आ जाओ फटाफट रीड करेंगे हम सर, रीड करेंगे, आ जाओ। अब है ना मैंने आपको इतने प्यार से ना बाइफिकेशन दिखाया है, एक सेकंड। मैंने आपको, अरे यार ये क्या हो गया, आदिति पार्सल, ये भाई कहाँ ले गया अपने को ये? ओ भाई, हाँ मारो मुझे मारो, ठीक है। हाँ। मैंने आपको इतने प्यार से बाइफिकेशन देखा, और हाँ ये जो पर एनम बेसिस पे निकाला है मैंने, पर एनम बेसिस पे। पूरे साल का चाहिए तो सर क्या करेंगे, पूरे साल का चाहिए तो आप पूरे साल के बेसिस पे इंटू फाइव कर दो ना, कहानी खत्म हो जाएगी सर आपकी। पर एनम, पर एनम। सर टोटल मार्का देख लो ना, पूरा 10,000 आना चाहिए। 8421 प्लस 1579, यस 10,000, नो प्रॉब्लम, ठीक है। किस सिनेरियो ये पढ़ा आपने? सिनेरियो पे रीड कर लेते हैं आंसर में। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स टू कंपोनेंट्स, अ लीज कंपोनेंट ऑफ लीज इक्विपमेंट एंड अ नॉन लीज कंपोनेंट ऑफ मेंटेनेंस। द अमाउंट पे फॉर एडमिन टास्क डज नॉट ट्रांसफर अ गुड और सर्विस। ये हमको कौन बताता है? कोई आंसर बताएगा हमको ये चीज, ठीक है कोई बात नहीं। अज्यूमिंग दैट द लेसी डज नॉट इलेक्ट टू यूज द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट। हाँ, लेसी चाहता तो इस केस में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट यूज कर लेता। मैंने बताया था ना, जहाँ एक लीज कंपोनेंट और नॉन लीज कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंट यूज करो। मान लो कि पूरा का पूरा क्या है, लीज कंपोनेंट है, और पूरा का पूरा 10,000 इज अगेंस्ट द इक्विपमेंट। जब नहीं बोला गया है तो वो मानते हैं कि इन्होंने, वो लेसी ने ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है। आप दोनों वे में आंसर कर सकते हो। अगर ऑप्ट करता, ऑप्ट नहीं करता तो ये सोल्यूशन, ऑप्ट करता तो ऐसा सोल्यूशन, है ना? याद रखना, यहाँ एक लीज था एक नॉन लीज था, इसलिए ऑप्शन अवेलेबल है। अगर ये दोनों के दोनों क्या होते, लीज कंपोनेंट होते, तो प्लीज कंबाइन वम्बाइन करके कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, बता चुका मैं ऑलरेडी ये चीज। तो प्लीज ऐसा झमेला वगैरह मत करके आना उसके अंदर। Both the lessee and the lessor account for lease of equipment and maintenance components separately, and the admin charge is included in the total consideration to be allocated between those components. Therefore, the total consideration of 50 कैसे आया सर? 10,000 per annum था, into 5 years will be allocated to lease equipment and non lease equipment. Very good, कुछ बताया नहीं आगे, ना बाइफर्केशन दिया ना कुछ बताया, कुछ नहीं किया सर, अपन ने कर लिया ये चीज। प्लीज कॉपी कर लो बाजू में ये चीज, राइट? ठीक है, मैं आ जाओ केस नंबर बी के ऊपर, स्नैरो नंबर बी के ऊपर आ जाओ, आ जाते हैं। Assume the facts as in scenario A, except in addition that the contract requires the lessee to pay for restoration of the equipment to its ओरिजिनल कंडीशन। मतलब वो बोलता है कि इट ऑल्सो रिक्वायर्स कि जो भी लेसी है वो उस इक्विपमेंट को ओरिजिनल कंडीशन में रिस्टोर कर दे। हाउ द कंसिडरेशन वुड बी एलोकेटेड? सर अगर आपको याद होगा ना, तो अपन पढ़ते थे ये चीज, अगर अपन ने कोई भी ऐसा खर्चा करना है जो रीस्टोरेशन अपने को करना पड़ेगा उस केस में, तो अपन क्या करते हैं, रीस्टोरेशन खर्चे को असेट की इनिशियल कॉस्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा अपन आंसर पढ़ते, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल कंटेन्स टू लीज कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ भी फिर भी दो लीज कंपोनेंट, यहाँ पे खास बात नहीं अलग से। जस्ट ये होगा कि इन्होंने बात नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट ये होगा कि जो भी रिस्टोरेशन वाला खर्चा है वो सिर्फ किसको एलोकेट करना पड़ेगा आपको, ये लीज कंपोनेंट में एलोकेट करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। Similar to amount paid for admin tasks, the restoration does not transfer a good and service to the lessee as it is only performed at the end of the lease term. Therefore, total consideration will be allocated to lease component and कुछ फर्क ही नहीं पड़ा सर इसके अंदर। भगवान जाने वो सिनेरियो भी दिया भी कुछ है इसके अंदर। चलो ठीक है, जो भी था अपने हिसाब से, राइट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। चलो लेट्स डिस्कस इलस्ट्रेशन नंबर 15। Allocating contract consideration to lease and non-lease components. A lessee enters into a lease of an equipment. The contract stipulates the lessor will perform maintenance of the leased equipment and receive consideration for that maintenance service. ठीक है, मतलब यहाँ भी दो हो गया कंपोनेंट, एक तो हो गया इक्विपमेंट का लीज और एक हो गया मेंटेनेंस। ये हो गया लीज कंपोनेंट, मेंटेनेंस हो गया आपके लिए नॉन लीज कंपोनेंट। वेरी गुड। अज्यूमिंग कि वो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट ऑप्ट नहीं कर रहा तो यहाँ बाइफिकेट करना पड़ेगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फिक्स्ड प्राइसेस फॉर द लीज एंड नॉन लीज कंपनी। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ना प्राइस क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है। वो बोलता है टोटल कितना है 90, उसमें से 80 किसके लिए, लीज लीज के लिए, और 10 किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए। क्या कॉन्ट्रैक्ट की जो बाइफिकेशन है उसको हम पहला वेटेज देते हैं क्या? ना आंसर इसका। सबसे पहला वेटेज किसको दिया जाएगा सर? सबसे पहला वेटेज दिया जाएगा स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस को। तो नीचे देखते हैं, अज्यूम द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस कैन नॉट बी रेडिली ऑब्जर्व्ड। तो हमने क्या किया, उसको
एस्टिमेट किया बेसिकली, है ना, लिखा हुआ है द यूज ऑफ ऑब्जर्वेबल इनपुट, इनपुट हमने क्या किया, उसको एस्टिमेट किया कितना है 85 और 15। अब चलो निकालने का ट्राई करते हैं। ये तो स्टैंड अलोन प्राइस के बेस पे कितना आ रहा है 1 लाख, हमारा लीज पेमेंट कितना 90,000, तो हम बोलेंगे 90,000 को हम बाइफिकेट करते हैं सबसे पहले लीज के अंदर और नॉन लीज के अंदर। कौन से रेशो में, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के रेशो में। तो हम बोलेंगे इसका आंसर आएगा 90,000 इंटू 85,000 डिवाइड बाय 1 लाख, राइट। तो हम कैसे निकालेंगे 90 इंटू 85 डिवाइड बाय 100, आंसर कम्स टू 76,500। सिमिलरली इसका निकालेंगे 90 इंटू 15K डिवाइड बाय 100K, तो कितना आएगा 90 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, 90 इंटू 15 डिवाइड बाय 100, इट कम्स टू 13,500। नाउ द क्वेश्चन इज, हम जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया उसको वेटेज दे कि जो हमने निकाला है सब्सटेंस के अंदर एज पर द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस उसको फर्स्ट वेटेज दे। तो हम ऑब्वियसली किसको फर्स्ट वेटेज देंगे, इसी को फर्स्ट वेटेज देंगे। अगर ये चीज अवेलेबल नहीं होती तो फिर हम इसको वेट दे देते हैं, वो तो लास्ट रिसोर्ट होता है। तो क्लियर ये चीज, तो कुछ नहीं किया इन लोगों ने भी एक कंपटीशन करके दिया, कहानी खत्म हो गई। देखो अभी आपने का क्वेश्चन देखा रहेगा, तो लेवल इतना नहीं है इसका, ये तो बहुत सिंपल सिंपल चीज है। आपने जब एग्जांपल में किया तो आपने हर एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के किया है। प्लस यहाँ जब इन लोगों ने ये केसेस डिस्कस किए, ये 50,000 वाला केस किधर गया, ये क्वेश्चन नंबर 14 में दिया तो है बाइफिकेशन, करना कैसा है बाइफिकेशन, ये 500 का होगा क्या, अमाउंट वाइज नहीं बताया, मैंने आपको बता दिया अमाउंट वाइज कैसे दिखने वाला है वो चीज। तो प्लीज ये सब आपने ऑलरेडी काफी डिटेल में कर लिया, इसके ऊपर और कुछ नहीं है सर। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ ना, मैं बता दिया आपको, मैं वो मोती को टच करना सिखा रहा हूँ आपको, उसके आगे कुछ नहीं है सर। वहाँ नदी खत्म हो गई, ओशन खत्म हो गया सर, उधर ही डीपनेस खत्म हो गई सर उसकी, ले रही चीज। ठीक है सर, दिस वाज योर लीज एंड ओनली कंपोनेंट, खत्म हो गया सर अपना फिफ्थ पार्ट। एक बार मार्क कर दूं सर मैं, सर मार्क करके खुशी मिलता है ना अपने को, एक और पॉइंट हो गया अपना, नहीं मिलता गया, मिलना चाहिए था। ये बोलो तो समझा ये वाला पार्ट, ठीक है। एक और आखिरी पॉइंट डिस्कस करते हैं, देन विल एंड दिस पार्ट। मैं ना लीज के पार्ट ज्यादा बड़े रख रहा नहीं हूँ, मैं छोटे छोटे रख रहा हूँ, 1.5 पार्ट 1.5 पार्ट, तो इसके पार्ट्स ज्यादा होंगे आपके लिए। तो जनरली मैं चाहता तो 3-3 घंटे के आपके लिए 5 या 6 पार्ट बना देता, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं 1.5-2 आवर्स का रखूँ, ताकि आपका एक सिटिंग में कंप्लीट हो जाए एक एक पार्ट। वरना क्या करूंगा, 3 घंटे का पार्ट बनाऊंगा, आप 1 घंटा देखोगे बंद करके बैठ जाओगे, है ना। तो स्मॉल स्मॉल पार्ट बना रहा हूँ ताकि आपके लिए वो इजिली हो जाए बाद में रिफर करने के लिए, राइट। चलो ठीक है, आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। स्मॉल पॉइंट चालू होएगा खत्म होएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा, सुनना ध्यान से। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, सेम चीज आपने कहा पढ़ी है पता है, 115 के अंदर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, सिंपल है। सपोज मैंने किसी पार्टी के साथ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है विद द सेम पार्टी, किसी पार्टी के साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो उस केस में उस मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माने, क्या मानेंगे, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट माने कि अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट माने, बस यही क्या बोलता है कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन। तो इट इज वेरी सिंपल, अगर वो सेम पार्टी के साथ है, सेम टाइम पे है, वो जो भी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो भी एसेट्स है वो क्या है, इंटर रिलेटेड है, या फिर हमने वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो एज अ पैकेज नेगोशिएट किया है, या फिर वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है सबका प्राइस क्या है, इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, तो उस केस में हमको क्या मानना पड़ेगा, हमने मल्टीपल नहीं एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है। अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है तो उस मल्टीपल को आप मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट की तरह नहीं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करने का, कहानी खत्म, इतना ही है इसके अंदर। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं इसके अंदर, बिकॉज आपने 115 पढ़ रखा है, 115 में ये चीज बताई है मैंने, और यहाँ भी इतना ही है इसके अंदर सर, और कुछ नहीं है इसके ऊपर, बस इतना याद रखना। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर सेम पार्टी के साथ आपने एक से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, तो हमको सिर्फ ये चेक करना है कि हम वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करें या सिंगल कॉन्ट्रैक्ट करें, राइट। आ जाओ फटाफट रीड करते हैं, ये पॉइंट अपन समाप्त करते हैं इधर का इधर ही, कुछ नहीं है सर इसके अंदर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं है सर। Contract combinations. Ind AS 116 requires that two or more contracts entered into at or near the same time with the same counterparty be considered as a single contract if any one of the criteria is met. तीनों में से कोई भी एक मीट कर गया तो आप इस मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को क्या मानना, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मानना। देखो ऊपर वाले पॉइंट में कैसा था, ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट था बट उसके अंदर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स थे, तो हम उसको आइडियली बाइफिकेट कर रहे थे, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को हम मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर रहे थे।
या इट इज पॉसिबल कि कॉन्ट्रैक्ट मल्टीपल एंटर किया बट एक कॉन्ट्रैक्ट रीड कर रहे हैं। आगे सर रिकॉर्डिंग शेयर, और मुझे पता नहीं सर कितनी रिकॉर्डिंग आपकी अपनी हुई है, वन सेक जस्ट लेट मी चेक। ठीक है सर, तो मैं ये बोला था कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन में इट इज क्वाइट पॉसिबल, मुझे पता नहीं आपने कहाँ तक देखा बिकॉज ये बीच में रिकॉर्डिंग रुक गई थी, मैं बता ना सिस्टम बहुत तकलीफ दे रहा है मुझे। चलो जो भी है, हाँ, मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इट इज क्वाइट पॉसिबल, जो ऊपर वाले पॉइंट में अपन ने देखा, ऊपर वाले पॉइंट में अपन ने क्या देखा, हाँ, ऊपर वाले पॉइंट में हमने ये देखा, ऊपर वाला मतलब जहाँ वी वर सेपरेटिंग मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, वहां हमने क्या किया, वहां हमने ये देखा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है बट दिखाने के लिए सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, अल्टीमेटली है उसके अंदर मल्टीपल लीज कंपोनेंट्स, तो हमने क्या किया उसको बाइफिकेट कर दिया। यहाँ वो बोलता है कि दिखाने के लिए शायद वो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट है बट है एक सिंगल लीज कंपोनेंट, इट इज क्वाइट पॉसिबल। तो ऐसा करना पड़ सकता है कि अपने को मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ जाए, कंबाइन करना पड़ जाए, ऐसा पॉसिबल है ना। मैंने उसको बोला एक काम कर, एक कॉन्ट्रैक्ट बना बॉडी लेने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना टायर लेने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट बना स्टेयरिंग व्हील लेने के लिए। तो बोलता है भाई दिखावा कर रहे हो तुम, तीन तीन कॉन्ट्रैक्ट बना के, आइडली है तो ये एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको ट्रीट कैसे करने का, एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करने, राइट। तो बस यही बोलता है, देखो कोई भी एक, when the contracts are negotiated as a single package or the amount of consideration paid in one contract depends on the price paid in the other contract, or all or some of the right to use in each of the contract are a single lease component। जैसे मैंने बताया कि वो दिखाने के लिए तीन कॉन्ट्रैक्ट है बट है तो एक सिंगल लीज कंपोनेंट, अगर तीनों में से कोई भी पार्ट मीट करता है तो आप क्या करोगे, इसको आप एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ ट्रीट करोगे। ये पॉइंट खत्म हो गया अपना। आइडियली लीज के बारे में अकाउंटिंग से पहले, जैसे लेसी का अकाउंटिंग, लेसर का अकाउंटिंग, वो चालू करने के पहले जो भी बात करनी है वो सारी की सारी यहाँ खत्म हो जाए, राइट। आई कैन से हमारा 50% तक लीज या 40% तक लीज हमारा खत्म हो चुका है। अकाउंटिंग में आपको इतना तकलीफ नहीं आएगा बिकॉज अकाउंटिंग मैंने आपको डे वन के पहले लेक्चर में सिखा दी थी, और हम ये जब सीख रहे हैं इतने सारे पॉइंट, तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लो कैसे निकलेगा, आरओयू कैसे रिकॉर्ड होगा, एलएल लीज लाइबिलिटी कैसे रिकॉर्ड होगा, राइट। तो वो आपके लिए तो तकलीफ नहीं देने वाला आपको, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, अपना इजीली सब कुछ हो जाएगा। बट मैंने जैसे बताया कि मैं स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में अपलोड करूंगा बिकॉज ताकि आपका भी कनेक्टिविटी बैठा रहे, तो ज्यादा पार्ट अगर डर मत जाना प्लीज कि अरे इसको तो 9-10 पार्ट हो गए, सर मैं छोटे छोटे पार्ट अपलोड करता हूँ, 1.5 आवर। आप मेरा फर्स्ट पार्ट देखोगे इट वाज जस्ट 45 मिनट्स, राइट। तो वो पार्ट छोटा है इसलिए वो अपने ज्यादा पार्ट जाने वाला है, ड्यूरेशन में छोटा रखा जानबूझ के ताकि आपको पढ़ने का मन भी करे, राइट। किसी को लगता है ना कि मेरे को पार्ट कंबाइन कर, डाउनलोड मार कंबाइन कर ले भाई, ये कर ले, राइट। ओके, सो विल वाइंड अप फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडीज, अच्छे से पढ़ाई करो सर, एग्जाम नजदीक आ रही है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, राइट। ओके चलो, बाय बाय, सी यू।